सी लड़की थिरकते कदमों से छन छन करते हुए बाहर से घर के अंदर जाते हुए रुक जाती है। ओफो, हमरा अब छप्पर है तो इसको का ठीक से सजाओगे नहीं रामू? अरे दीदी, ये घर इतना छोटा है कि हमारी बत्तियां की लड़ी भी लगाने से पहले ही दीवार छोटी रह गई। एक खूरा देंगे ना लगा के तो बत्तियां नहीं बत्तीसियां गवा दोगे। हाँ, काम करो अपना, ब्याह का घर है, सब जगमग करना चाहिए। रामू डांट सुनकर चुपचाप काम करने लगता है। अरे आप घर वाले क्या कर रहे हैं? और जुगनी, तुझे तैयार नहीं होना क्या? दूल्हा आ जाएगा क्या तब तैयार होगी? पता भी है शादी किससे हो रही है? एक बहुत बड़के जमींदार से। अब तो तू खुश हो जा। इमरती और दयाराम उसकी बातें सुनकर मुंह बिदकाकर फिर से काम में लग गए। तभी हेमा लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसे आईने के सामने बिठाती है। पगला वगला गई है क्या? जुगनी क्यों तैयार होगी? तू दुल्हन है, तू कब तैयार होगी राधा? जी, मैं सब ना देखूं ना तो कोई काम भी ना करी। सुबह से सब काम चोरी ही कर रहा है। चलो ज्यादा बतियाओ नहीं और तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। मैं अभी आती हूँ, जुगनी को भी भेजती हूँ अंदर। और हेमा के बाहर जाते ही उसकी दोस्त जुगनी अंदर आती है। ए जुगनी वाह, क्या देख रही है टुकर टुकर सी? हाँ, इधर आ। श्याम अपने ही घर में तैयार हो रहा था, मगर एन टाइम पर उसे सामान नहीं मिल रहा था। अरे वो सेहरा कहाँ रख दिया? मुझे लेट हो जाएगा। मैं नहीं पहुँचा तो शादी कैसे होगी माँ? अरे कोई सुन रहा है या नहीं? माँ। आई बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे राजा के घराने में शादी हो रही हो। तुझे पता भी है वो परिवार कितना गरीब है, फिर क्यों कर रहा है ये सब? माँ, हम इस पर बहस कर चुके हैं ना पहले भी, अब रहने भी दो। श्याम अपना सामान उठाकर घर से निकलता है। जुगनी राधा को अभी बस देख ही रही थी। राधा शादी के जोड़े में बैठी एक एक करके अपने जेवर पहनते जा रही थी। ए पंपिलाट, क्या दिक्कत है तेरी? मदद करना मेरी। किसी पगलेट दोस्त है, अपनी ही दोस्त को घूरे जा रही है। कोई गलत इरादा है तो अभी बोल दे, मैं बाबूजी को मना कर दूंगी ब्याह के लिए। रुकवा देती हूँ फेरा कि तुम दामाद ना ही ढूंढो बाबूजी। जिस किस्म से ये जुगनी हमको घूर रही है, तुम बहू लाने की तैयारी करो अब। बम पिलाट लड़की कहीं की। चल अब मदद कर मेरी, रोक दे शादी। ये सुनते ही राधा के हाथ से जेवर गिर जाते हैं। तू बोरा गई है क्या जुगनी? मजाक की भी सीमा होती है। मैंने कहा रोक दे शादी राधा, नहीं तो भाग जा। तुझे मेरी बात नहीं समझ आ रही तो थोड़ा अकल ही लगा ले। जरा सोच, तेरी बड़ी बहन हेमा जीजी कुंवारी बैठी है, पर तेरे बाबू तेरा ब्याह पहले क्यों रचा रहे हैं? दे जवाब मुझे, बोल तो। राधा ये सुनकर पसीना पसीना हो जाती है और जुगनी को एक कंटाप रख देती है। तू ऐसे मौके पर कैसी बातें कर रही है? अरे हमरे बाबा वो बड़का परिवार में शादी करवाने के लिए तो इतना तामझाम किए हैं, और उसे भी मना कर दूं मैं? इतना सुथरा लड़का है, घर है, परिवार है, गाड़ी है। सुना है परिवार भी बहुत बड़ा है, एक एक से बात करो तो भी मन ही बहलता जाएगा। पर ये पगलेट कहती है कि ब्याह तोड़ दूं। तभी हेमा दरवाजा खटखटाती है। अरे तू तैयार नहीं हुई? तनिक जल्दी करो, उधर से फोन आ गया है कि दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए रवाना हो चुका है। राधा ये सुनकर शर्मा जाती है और फिर से तैयार होने लगती है। देख, अगर तुझे मेरे अच्छे पति को देखकर जलन हो रही है तो तू भी थोड़ी हंसी मजाक कर लेना उसके साथ, पर हाँ सिर्फ बात ही करना। चिंता मत कर जुगनी, मेरा बाबू सबसे सोना होगा, मैं जानती हूँ। जुगनी एक तस्वीर निकालती है और छिपाते हुए राधा के सामने कर देती है। राधा मजे से लिपस्टिक लगा रही थी। उखई के पान बना रसिया, तनिक मजा तलो सांवरिया। पर जैसे ही जुगनी की दिखाई तस्वीर पर उसकी नजर पड़ती है, उसके हाथ से लिपस्टिक छूटकर नीचे गिर जाती है और आंखें फैल जाती हैं। ये तो इसलिए बोल रही हूँ, या तो शादी तोड़ दी या भाग जा राधा, भाग जा। अरे हम शादी तोड़ने की बात कहे तो हमारे बाबू हमें दुगना तोड़ देंगे, तो भाग जा। जो भी फैसला लेना है जल्दी ले, हेमा जीजी तुझे लेने आती ही होंगी। हाय कान्हा, ये कौन से चक्रे में फंसा दिया तूने? भागू तो भागकर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राधा के दिमाग की बत्ती जलती है। जुगनी तू बस वैसा ही कर जैसा मैं बोलूं। राधा जुगनी को एक शॉल उड़ा देती है और खुद भी ओढ़कर कमरे का गेट खोलती है। अरे ये क्या हो रहा है जुगनी? राधा जुगनी बनकर हेमा से कहती है। वो जीजी, राधा का पेट खराब हो गया था तो क्या फेरे के बीच में वे खाना चाहती, इसलिए सोचा बारात आने से पहले ही घुसा दूं। छी, शुभ काम से पहले ही राधा को काम खराब करना था। जा ली जा जल्दी। पर तुम दोनों ने शॉल क्यों ओढ़ी है? वो ठंड लग रही है ना जीजी। और हेमा उनकी बातों में आकर उधर से हट जाती है। मौका पाते ही राधा जुगनी को वॉशरूम में घुसा देती है। जुगनी तो तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं यहाँ से दूर ना चली जाऊं, ठीक है? तू चिंता मत कर राधा, तू बस भाग जा और अपना ध्यान रखना।
दोस्त, तुझे ऐसा फंसाकर जाने का जी तो नहीं कर रहा? वो दोस्त ही कैसा जो मुसीबत ना बना सके। जिस दिन तुझसे दोस्ती करी थी तेरी हरकतें देखकर ही समझ गई थी कि तू मुझे मरवाएगी जरूर। चल जा, भाग जा। और राधा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की से चादर लटकाकर दुल्हन के गेटअप में ही भाग जाती है। राधा ने शॉल से खुद को कवर करके मोहल्ला तो पार कर दिया था और वो जा पहुंची थी रेलवे स्टेशन। राधा बेंच पर बैठी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें ट्रेन के इंजन से भी तेज थी। मैं भाग आई, हाँ भाग आई हूँ। अब उससे राधा नहीं हूँ, भागी हुई राधा हूँ। लड़कियां क्या अपनी इच्छा से घर से भागती हैं? हाँ मैं कहूँगी, हाँ अपनी इच्छा से ही भागती तो है, मगर साथ बांध लाती है पल्लू से अपने ढेर सारा लालचन। ये जमाना अब मुझे अपनी निगाहों से हर रोज कितना जलाने वाला है, इस बात से वाकिफ हो। क्या मुझे लौट जाना चाहिए? हाँ मुझे लौट जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? मगर फिर मेरी शादी? नहीं नहीं राधा, बस तू एक बार आजमगढ़ पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और ट्रेन आकर रुकती है। राधा अपना सारा डर छोड़कर ट्रेन की ओर बढ़ती है। बारात आ गई माँ, बारात आ गई। देखो तू कितनी झमाझम के साथ आई है। हाँ बेटिया, हम तो सुने हैं कि कस्बा का सबसे महंगा बैंड लाए बताए जमाई जी। सब पैसे की माया है इमरती। राधा भी वहाँ जाकर उसी माया में नहाएगी। और क्या पता बाबा, उनके नहाने से थोड़े बहुत छींटे हम पर भी गिर जाएं। मैं राधा को बुलाकर लाती हूँ। हेमा जाकर वॉशरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे तेरा पैखाना पूरा हुआ कि नहीं? अभी नहीं जीजी, मुझे तो बस अंदर आराम से बैठना है। तनिक जल्दी कर लो, बारात बाहर आ गई है। कभी ऐसा ना हो कल के अखबार में हेडलाइट पर तुम ही आ जाओ कि दुल्हन पैखाने से नहीं निकली बाहर, बारात चौखट से वापस लौटी। दूल्हा वहां चौखट पर आ गया था और राधा वहां ट्रेन में चढ़कर अपनी खिड़की वाली सीट लपक चुकी थी। राधा ने उतारी अपनी हील वाली चप्पल, अपना घाघरा उठाकर आलती पालती मारकर वहां फैल कर बैठ जाती है। हमने तो हमारी सीट पर अपना पैंदा जमाई लिया है, अब कोई माई का लाल हमको उठाकर तो दिखाओ, और कोई आएगा भी तो हम इशारे में कह दे, हमको ना सुनाई देत, मैं तो गूंगी बहरी हूँ। हाँ पता नहीं वहाँ क्या आतंक मच रहा होगा। प्लेटफॉर्म पर भागते हुए 2 कदम आते हैं और टिकट विंडो पर आकर रुकते हैं। लड़का बड़ा ही हाफ रहा था। आजमगढ़ की टिकट प्लीज। ये लो टिकट। तुम्हारी ट्रेन तो 1 मिनट में छूटने वाली है, जल्दी जाओ, भागो। ये सुनकर रुके हुए कदम प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से भाग रहे होते हैं। अरे ट्रेन रुक जा, कोई रोको मेरी ट्रेन को, मेरा आजमगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी राधा उस लड़की की आवाज सुनती है। आइला 26 मिनट, ये तो मैंने 9 बार देखी है। हमेशा से ही मेरा ऐसा ही तो सीन करना चाहती थी। अभी देखो कैसा अपना घाघरा संभाल कर इस छोरे को ट्रेन पकड़वाती हूँ। और राधा झट से सीट से खड़ी होकर दरवाजे पर आकर उस ओर झांकती है। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। ठुड्डी की काली बिंदिया जहान की सारी बलाएं दूर कर रही थी। लाल चटक लहंगा ऐसा जो हर सिग्नल को रेड कर दे। ऊपर से राधा का सांवला रंग, बस उसे हमेशा लगता था कि अगर उसका सांवला रंग ना होता तो वो किसी पिक्चर की हीरोइन बन जाती। अरे बाबू तनिक आहिस्ता भाग ले, ऐसे भागी तो ट्रेन से पहले तुम ही खुद आजमगढ़ पहुंच जाने हो। लाओ अपना सामान थमाओ और फिर अपना हाथ दो। श्याम की नजर राधा पर पड़ती है तो शॉल में दुल्हन बने एक लड़की निकलती है जो उसे अपना हाथ दे रही थी और अनाप शनाप कुछ कुछ चिल्ला रही थी। अरे मुझे छोड़ो, पहले सामान पकड़ो, इसका आजमगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे बाबू इसे तो क्या मैं पूरा रुद्रपुर आजमगढ़ पहुंचा दूंगी, तनिक मेरा हाथ तो थामो। और श्याम दौड़ता हाफता सा उसका हाथ थाम लेता है और दोनों ट्रेन में सवार होकर एक ही डिब्बे में आमने सामने बैठ जाते हैं। लो बाबू तुम्हारा जरूरी सामान। वैसे इसमें ऐसा है क्या? इसमें मेरे दोस्त की शादी का सेहरा है। कहता है सेहरा तुझसे ही बनवाऊंगा, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो शादी नहीं करेगा। वैसे तुम दुल्हन के कपड़ों में क्यों हो? और तुम्हारा कोई सामान भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं भाग भाग कर तो नहीं आई हो? ये सुनते ही राधा थोड़ा सहम कर बैठ जाती है। बाबू क्या बताऊं, टेन ही ऐसा चल रहा है मेरा तो। भागी तो भागी, दुल्हन का ये किराए का जोड़ा और साथ लेकर भागी हूँ। अब वो दुकान वाली मोरे बापू की छाती छीलेगी रोज आकर। बेचारा मेरा बापू, पर उसके लक्षण ही है छाती सुजवाने के। हाँ। तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। ए चाय वाले भैया, तनिक एक पूर्वा गरम चाय तो दो। बाबू तुम भी लोगी चाय? अरे ले लो बाबू, चाय की चुसड़ चुसड़ के बीच कहानी सुनने में मजा आएगा। भैया एक ठो पूर्वा बाबू साहब को भी दे दो। और राधा इधर उधर हाथ मारती है मगर उसके पास तो देने के लिए दहली रुपया भी नहीं होता है। रुको मैं दे देता हूँ। श्याम भी खुद पैसे देता है। अरे तुमको ही पैसा देना था तो 2 पूर्वा की फालतू में पैसा क्यों लगवाना था? सारी माफ कर दो, पर सूट बूट टाई वाई देखकर तो लग रहा है तुमको क्या कमी पैसे की। पर हमारी तो जिंदगी एकदम ही कचरा हो गई है।
बस जैसे तैसे एक बार आजमगढ़ जो पहुंच जाए ना, तो सब कुछ एकदम से लल्लन टॉप हो जाएगा जिंदगी में। अच्छा जी, ऐसा क्या है आजमगढ़ में? और हाँ मैडम, ली मैंने चाय की चुस्की। तो बताओ, क्यों भागी तुम शादी से? वो बात ऐसी है कि हमारी एक खासम खास दोस्त है जुगनी। हाय दैया, भागम भाग में हम जुगनीवा के बारे में तो भूल ही गए। हेमा देख तो, ये लड़की अब क्या तमाशा कर रही है। जवाई जी यहाँ दरवाजे पर खड़े रहेंगे क्या रात भर? उधर हेमा बार बार दरवाजा खटखटाती है तो उसे टूटे फूटे मकान की तरह टूटे फूटे दरवाजे की चटकनी भी टूट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। हेमा देखती है कि जुगनी तो मजे से अंदर बैठकर टॉफी क्रश खेल रही है। जुगनी चौंक कर हेमा की ओर देखती है। हेमा कान खींचकर जुगनी को बाहर लाती है। जीजी, तू? जुगनी तू यहाँ है तो राधा कहाँ है? और हेमा राधा को यहाँ वहाँ ढूंढती है। माँ, राधा भाग गई। ये सुनकर राधा के माँ बाप का तो सिर ही चकरा जाता है और वो दरवाजे पर मोम बना खड़ा दूल्हा भी वहीं बैठ जाता है। राधा अपनी किस्मत को धोखा देकर ब्याह से भाग तो आई थी, मगर क्या उसकी किस्मत उसका पीछा छोड़ेगी? अब देखते हैं आगे की कहानी। श्याम चाय पी रहा था कि तभी उसके कानों में चुसर चुचर की आवाज आ रही थी। वह सामने देखता है तो राधा मैडम अपना घाघरा उठाकर आलती पालती मारकर मजे से चाय की चुस्कियां लिए जा रही थी। भाई वाह, इस स्टेशन की चाय की बात ही कुछ और है। और बाबू, जब तक चाय पीकर आवाज न निकाली तब तक क्या खाक चाय पिए हो तुम? नाम क्या है वैसे तुम्हारा? बसंती? बसंती लगे तुमको हम? इतनी मॉडर्न लड़की और वो तुमको बसंती लगी? मी सेल्फ राधा, श्याम की राधा। वैसे बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? श्याम चाय की घूंट ले ही रहा था कि उसकी खांसी निकल जाती है। वो मेरा नाम श्याम है। धत, हाय दैया, माफ करना बाबू, हमारा अजनबियों के साथ तालमेल कुछ ज्यादा ही बैठ जाता है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम तुमको छेड़ रहे थे। हम वैसी लड़की नहीं है बाबू। ये सब तो तुम खुद ही कह रही हो ना राधा। तो बताओ, कैसी लड़की हो तुम? घर से भागी हुई हो, शादी के जोड़े में हो। अब पता नहीं शादी से पहले भागी हो या शादी करके भाग आई। अब ये कहानी तो तुम ही सुनाओगी ना, पर तुमको तो चाय की चुस्कियों से फुर्सत ही नहीं है। धत, श्याम बाबू, चलिया हो तुम तो। बातों बातों में सब उगलवाओगे मुझसे। जुगनी भी ऐसा ही किया करती थी। अब ये जुगनी कौन है? जुगनी का ख्याल आते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जुगनी, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, उसी की वजह से मैं घर से भागी। पता नहीं किस हाल में होगी वो। उधर जुगनी की चालाकी पकड़ी गई थी और हेमा उसके बाल खींचकर उसे सता रही थी। अरे कुलटा, हमारे घर का नाश करके क्यों बैठी है तू? खुद के पति से तो निभाई नहीं गई तुझसे। मुंह बिगाड़ कर सुहागन होने के बावजूद कुंवारी बने घूमती रहती है। मैं बोली थी राधा को, इस स्टंट के लक्षण ठीक नहीं है, पर मेरी सुने कौन है? अरे राम, हमारी बेटी भगा दी स्टंट ने। बता कहाँ गई हमारी बेटी? और इमरती जुगनी को पीठ पर खूब मारती है। जुगनी रोती जरूर है मगर मुंह तक नहीं खोलती। देखो देखो मेहमानों, लखन की बातें कौन कर रहा है? ये माँ बाप तुम्हारी हरकतें बताऊं मैं? बताऊं क्या? क्या थी? बेचारी भागकर चैन से तो रहेगी। राधा खिड़की के बाहर देखती देखती सोचती है और श्याम को अपनी कहानी बताने लगती है। राधा, मत करिए शादी। पर आ गई है क्या बम्पिलाट? कैसी बातें करे है तू? पूरा छपरवा सच गया है और तू कहती है फेरी ना लो। भग पुड़बक, मारे तुम्हारी कुत्ती में एक धनधनी सी। ये तस्वीर देख। राधा तस्वीर देखकर सकपका जाती है। ये तुझे कहाँ से मिली? आज सुबह मैं अपनी ताई के यहाँ जा रही थी तो। ओ जुगनी नाटी मस्ती वाली जुगनी नोटी ओए। अरे ओ जुगनिया, ये क्या लहराती रहती है? थोड़ी आहिस्ता चलना सीख। इन्हीं लटकों झटकों के चलते छोड़ दिया तेरे पति ने तुझे। जिस हिसाब से तुम उंगली कर रही हो ना काकी, काका भी एक दिन तुमको जंगल में छोड़ आएंगे और हमारे पति ने हमको नहीं छोड़ा। हम उस ससुरवा को छोड़ के आई हैं। हाँ, दारूबाज कहीं का। तभी गांव के बाहर बस आकर रुकती है और एक पंडित झोला लटकाए उससे उतरता है और लोगों से पूछता है, अरे वो ब्याही जाने वाली राधा का मकान किधर है? मैं उसके फेरे के लिए आया हूँ। ये सुनते ही जुगनी के कान खड़े हो जाते हैं। अरे पंडित भी टकरा गया। अब तो पता करके रहूंगी आखिर मेरी राधा की शादी हो किस कहना से रही है। ओ हो पंडित जी, राधे राधे। क्या हुआ? राधा का मकान नहीं मिल रहा? क्या तुम राधा को जानती हो? अरे पंडित जी, राधा क्या, हम उसके पूरे खानदान को जानत रही। यहाँ तक कि ससुरा सास को भी जानत रही। वैसे वो कैसे हैं? उन्हीं की ओर से आए हैं ना आप? सब मजे में है राधा रानी की कृपा से। वैसे आपको सबकी डिटेल्स कैसे याद रहती है ताऊ? वाह, बड़ी चालाक हो बेटी। पंडित जी से सीधे ताऊ पर उतर आई। सही कहा था मुझे मेरे कस्बे के लोगों ने
कि बनारसी बातों बातों में ऐसा लपेटेंगे आपको। थोड़ा बच के पंडित जी। ना ना ताऊ, मैं तो बेटी जैसी हूँ आपकी। तो बेटी, हमारे पास एक किताब होती है सबकी बायोडेटा की, तो बस याद रहता है कौन किसका जोड़ा है और किसने कितनी दक्षिणा दी है। तुमको कुछ जानना है तो दक्षिणा के बदले तो और जुगनी हंसते हुए 200 रुपए पंडित को थमा देती है और पंडित उसे एक लिफाफा देता है। ये रहा तुम्हारी राधा रानी के रिश्ते का बायोडेटा। लो, बस किसी से कहना नहीं। वो क्या है कि ये पंडित बिकाऊ नहीं है। राधे राधे। जी पंडित जी, बिकाऊ नहीं हो तुम ताऊ, बस फेरों के मंत्र की तरह गरुड़ पुराण मत पढ़ देना ताऊ, इतना होश रखना। और पंडित तो पतली गली पकड़कर निकल लेता है और जुगनी उधर से फोटो का लिफाफा लेकर दीवार के पीछे जाकर लिफाफा आहिस्ता से खोलती है। देखो तो ऐसा कौन सा हीरा मिल रहा है मेरी हीरोइन को। जुगनी जैसे ही तस्वीर देखती है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और हाथ से लिफाफा छूट जाता है। राधा की इससे कैसे शादी हो सकती है? नहीं, मुझे हर हाल में वक्त पर जाकर राधा को सच बताना ही होगा। जुगनी मौका पाकर राधा को तस्वीर दिखाती है। ओहो मैडम, सस्पेंस कितना रखोगी? क्या था तस्वीर में ऐसा कि तुम भागी गई? उस तस्वीर में एक 60-70 साल का बूढ़ा था। तुम लोगों की लखन बताऊं? और उनकी दहलीज पर बैठा जो दूल्हा था, जुगनी जाकर उसका चेहरा उतार देती है और उसमें से एक बहुत बूढ़ा टूटेदार झड़े बाल वाला बूढ़ा निकलता है, जिसे देख सब मेहमानों में खलबली मच जाती है। इससे करा रहे थे अपनी बेटी की शादी, इस हैवान से? अरे इससे करानी थी तो एक बार पूछ तो लेते मुझसे। ये मेरा ही काका है। क्यों, क्या क्या ग्यारसी, तू बाज नहीं आएगा? और जुगनी चप्पल निकालकर अपने काका के गाल पर और सिर पर मारती है। जुगनी, अपनी हद में रह लड़की। हाय राम रे, देखो तो कितने पर निकल आए हैं इसके। इसकी हेकड़ी तो मैं निकालती हूँ। हेमा इमरती मिलकर जुगनी को कूटती हैं और दयाराम काका ग्यारसी के कपड़े सही करता है। आप ठीक तो हैं जवाई जी? हाँ ठीक हूँ, बस कमर दुख रही है, पर क्या खाक ठीक रहूंगा? मेरी दुल्हन तो भाग गई। जवाई जी, आपकी दुल्हन इस जुगनिया की वजह से भागी है और छोरी वो अगर नहीं लौटी ना तो इस मंडप में तेरी शादी होगी, वो भी इन्हीं के साथ। ये सुनते ही जुगनी का काका तो लार टपकाता सा जुगनी की ओर देखता है। हाँ, मेरे को तो जुगनी भी चलेगी, कोई सगी संबंधी थोड़ी है मेरी। बस मैं तो जानता था इसे, बस थोड़ी नाराज है मेरी बिटिया। कोई बात नहीं, जब बीवी बनेगी मेरी तो 9 लखा देकर मना लूंगा मेरी बुलबुल को, और ये भी मिलेगी तो भी हमारी डील खराब थोड़ी होगी। तुम तो बस मेरे फेरे कराओ, स्वर्ग जाने से पहले बस एक अच्छी सी सुहाग रात मना लूं अपनी बीवी के साथ, यही होगा मेरा तो तीर्थ। उस बूढ़े के तो चेहरे से हवस टपक रही थी। राधा के परिवार ने सारे रिश्ते नातों की धज्जियां पूरी तरह उड़ा दी थी। तू जाएगा स्वर्ग? तू जुबान नहीं कापी तेरी? अरे जल्लादो, शर्म वरम है या कुछ नहीं तुम सब में? इस हवन की आग में हम लड़कियों को झोंकना ही है तो खुद को आंच लगा लो ना। इसलिए भगाया मैंने राधा को। बड़ी बेटी की शादी हुई नहीं तो छुटकी तुमको ब्याहने में ना बेचने में आसान लगी ना। तुमको पता भी है ये क्या जल्लाद है? ये जो बीड़ी फूकता है ना, उस बीड़ी से जलाएगा तुम्हारी बेटी की पीठ को। मैं मेरे निशान दिखाऊं? दिखाऊं निशान? और जुगनी दुपट्टा हटाती है तो उसकी पीठ पर जलने के निशान थे। राधा सदमे में थी कि तभी जुगनी अपनी पीठ से कपड़ा हटाकर राधा को दिखाती है। मेरी सखी, ये इतने भयंकर निशान कब हुए तुझे? तेरे होने वाले इस दुल्हन ने 4 साल पहले दिए थे। मैं डर के मारे कुछ बोली नहीं थी। ये मेरे ही बाबा का दोस्त था तो मेरे काका लगता था, मेरे ही घर में रहता था। बचपन से देखती थी मैं तो इसे। जब मेरी शादी खराब हुई और मायके में लौटी तो ये अक्सर बीड़ी ही फूकता रहता था। पर रोज जब मैं इसके पास खाने की थाल रखकर जा रही थी तो ससुर ने मेरी कलाई पकड़कर मेरे हाथ पर ही बीड़ी बुझा दी। आह, काका बहुत दर्द हो रहा है। तुम पकड़ा गए हो क्या? तेरे बाबूजी को आवाज लगाओ तो। बाबूजी! लेकिन ये ग्यारसी काका जुगनी का मुंह दबोच लेता है। अरे ओ जुगनिया, तो चिल्लाएगी तो यही होगा ना कि बाबा आकर मुझे डांट देंगे। पर एक तो तू तेरा ससुराल छोड़ा गई, ऊपर से काम धंधे में 2 पैसे का फायदा नहीं हो रहा तेरे बाबा को। अब मैं जो थोड़ी बहुत मदद करता हूँ ना, उसी से घर चल रहा है। अरे कहे तो वो बंद कर दूं? चल चिल्ला ले। और काका की धमकी के आगे जुगनी हिम्मत छोड़ देती है और वो बूढ़ा सन की कहीं का ससुरा बुझाने लगा एक के बाद एक सुलगती बीड़ी बिचारी जुगनी की पीठ पर। और दिन ऐसे ही गुजरते गए और एक दिन वो चला गया कहीं दूर। और अब जब वो बूढ़ा लौटा है तो मैं तुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। वह बस नोचेगा तुझे। तू भाग जा रहा था, भाग जा। मैं कुछ नहीं समझ पा रही जुगनी। ये बूढ़ा, इससे हो रहा है मेरा ब्याह? पर ये कैसे हो सकता है? माँ बाबा तो बोले थे कि कोई बड़के घर का बेटा है। अरे ई ससुरा का बाप अभी भी जिंदा है ना, 90 साल का बुढ़ाऊ है वो भी, ऐसा ही जना हुआ है। तू भाग राधा, बाकी सब मैं देख लूंगी। पर मैं जाऊं कहाँ? और तभी राधा को याद आता है कि आजमगढ़ में उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह इंतजार कर रही है।
हाँ ठीक है, तू आजमगढ़ जा और जी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर। राधा जुगनी से लिपट कर रोती है। आखिर जुगनी ने अपनी दोस्ती साबित कर ही दी थी। श्याम जैसे ही राधा की कहानी सुनता है उसकी टांगे कांप उठती हैं। बाप रे, ये तो कोई फिल्म की कहानी लग रही है। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी कहानी के विलन है। ओह शिट। सिद्ध तो हो ही गया बाबू, यहाँ झाड़ झाड़ लड़कियों का बैरी है। सबको चोली के पीछे क्या है बस वही जानना है बाबू, पर किसी को चोली की डोर बांधने में कोई रुचि ना है। सबको तो ये डोरी को खोलना ही है बस। क्यों, ठीक बोली ना मैं? सही बोली। बाबू जरा फोन तो दो, हम जुगनी को बताई दे थोड़ा कोड भाषा में। श्याम अपना फोन देता है और राधा उसे मैसेज करती है। अच्छा, तो आजमगढ़ किसके पास जा रही हो? श्याम जी देखो, रुद्रपुर अगर हमारा शरीर है तो आजमगढ़ में हमारा दिल धड़कता है, आत्मा बसती है। बस उसी आत्मा के पास जा रहे हैं। तुम और तुम्हारी बातों के चक्कर में देखो हम आजमगढ़ पहुंच भी गए। अब कोई और बाबू ढूंढो अपनी बातों के लिए, मैं तो चला। बाबू तो हमरे आप ही रहेंगे, देख लेना। और हम भी चले। दोनों ट्रेन से एक साथ उतरते हैं और विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। पर क्या दोनों की किस्मत उनको एक जगह लाकर खड़ी कर देगी? अभी तो कहानी शुरू हुई है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और राधा किसके पास गई है आजमगढ़ में, कोई बता सकता है? अगर पता हो तो फटाफट कमेंट्स में बताइए। और हाँ दोस्तों, कोई मिलने भी आ रहा है आपसे, जाओ नहीं रुको। क्या हो गया सब बनारसियों? मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि कहानी को पहले समझिए फिर अनुमान लगाइए, ये अच्छी है या बुरी। क्योंकि अभी तक मुझे बनाने वाली शर्मा राइटर ने ताश के सारे पत्ते खोले नहीं है। जब खोलती जाएगी तो उतना ही मजा आता जाएगा। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे और हमारे बाबू के आगे के चैप्टर इतने आएंगे जितने बनारस में घाट। तो इंतजार करिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये राधा इतनी जल्दी पीछा तो नहीं छोड़ेगी आप सबका। तो हमको देख हवा में भी इश्क तैरने लगेगा। देखते रहिए बनूं मैं तेरी दुल्हन। श्याम राधा की विपरीत दिशाएं उनको अलग रास्ते पर लेके जा रही थी। राधा स्टेशन से बाहर ही निकलती है तभी बाहर जोरदार बारिश होने लगती है और राधा भीगते भागते लोगों से पूछते जैसे तैसे घर के बाहर पहुंचती है। जुगनी ने जो पता लिख कर दिया है, ये जहान भर के लोगों के अनुसार तो यहाँ ही आना चाहिए हमको। पता नहीं पता सही है भी या नहीं। जी हम अनपढ़ ना होते तो खुद ही देख लेते, पर हमरे लिए तो काला अक्सर भैंस बराबर हो रखा है। चलो भैया देखते हैं तनिक कौन है इस कुटिया के भीतर। राधा अपने शरीर से पानी झाड़कर दरवाजा बजाती है और अंदर से एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। राधा, तू इतनी रात में यहाँ? राधा आदमी को देखते ही उससे लिपट जाती है। भगवत मामा मेरे पास एक आइडिया है जुगनिया, क्यों ना मैं भागकर आजमगढ़ चली जाऊं। वहाँ भगवत मामा है ही, मुझे उनके पास सबसे सुरक्षित लगता है। और एक दो बार माँ के साथ आजमगढ़ गई हूँ तो वो शहर भी जाना पहचाना सा है। और इस राधा की किस्मत शाम के रास्ते गुजरते हुए उसे आजमगढ़ में भगवत दास के दरवाजे पर लाकर खड़ी कर चुकी थी। भगवत दास उसे अंदर बिठाता है और राधा से पूरी बात जानकर उसका सिर सहलाता है। तेरी माँ से राखी इसलिए नहीं बनवाता था कि ऐसे वक्त पर अपनी बच्ची की मदद ना कर सको। रह बिटिया रह, जब तक जी चाहे रह, ये तेरा ही घर है। मामा फिर भैया कहाँ है? क्या कछु ज्यादा बिजी हो गया लगता है? हाँ हाँ, तुम दोनों की आपस की बात है, मैं क्या बोलूं। वैसे मैं तेरी मामी की साड़ी लाकर देता हूँ, तू अंदर जाकर कपड़े बदल लेना। ठंड लग गई तो इमरती को मैं क्या जवाब दूंगा। और भगवत राधा को साड़ी देकर एक कमरे में भेज देता है। राधा कमरे में कुंडी लगा लेती है और उसमें लाइट जलाने की कोशिश करती है तो एक बार भी लाइट नहीं जलती। मामा ये कमरे की बिजली क्यों नहीं आ रही? ये छोटे शहरों की बिजलियां हैं बेटा, कभी आती है कभी नहीं, तो कुंडी करके अच्छे से बदल ले। मैं तब तक खाने का बंदोबस्त करता हूँ। और राधा मस्ती में मस्त होकर कपड़े बदलने लगती है और अपने गीले कपड़े जैसे ही उतारती है उसे लगता है कि उसकी नग्न पीठ पर हाथ होते हुए उसकी कमर पर चलता है। ऐसा होते ही राधा घबराकर वहाँ से हटती है। हाँ, कौन है यहाँ? पर वहाँ कोई नहीं था। शायद थकान के चलते राधा को ऐसा अजीब ख्याल आ रहे थे। राधा एक एक करके कपड़े उतारकर पहन रही थी कि अचानक उसे लगता है कि उसे कोई घूर रहा था। तभी बाहर बिजली कड़कती है और कमरे में फोकस पड़ता है। राधा देखती है वहाँ कोई आदमी खड़ा था जो लगातार उसे घूर रहा था, वो भी बिना कपड़ों में देख रहा था। राधा घबराकर कमरे की कुंडी खोलने लगती है। मामा बचाओ, कमरे में कोई घुस आया है, बचाओ मामा। राधा आधी साड़ी लपेटे हुए कुंडी खोलने लगती है कि तभी वह आदमी पीछे से आकर उससे लिपट जाता है और उसकी गर्दन को चूमते हुए अपने दांत गड़ा देता है। काना बचाओ, मेरी लाश लुटने से, काना बचाओ।
राधा कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलती है वह पाती है कि दरवाजे के की होल में से तो उसका मामा भगवत उसको कपड़े बदलते हुए देख रहा था। भगवत उसे देख सकपका जाता है। मामा, तू ऐसी हरकत कर रहा था, मुझे कपड़े बदलते लाज आ रही थी, पर तू मुझे नंगा देखकर लाज नहीं लगी? अपने नाम का कुछ तो लिहाज करता। भगवत नहीं, कंस है तू मामा, कंस, नीच। राधा मामा को चाटा लगाने के लिए हाथ उठाती है कि तभी मामा उसे दबोच लेता है। मेरे बेटे आजा बाहर, तेरा शिकार आसान हो गया है। और कमरे से भगवत का बेटा बाहर आता है। उसी ने राधा की गर्दन पर काट लिया था। भाई तुम लोक लाज की सब मर्यादा छोड़ चुके हो क्या? मैं बहन लगती हूँ तेरी, सारे रिश्ते लज्जा दिए तुमने। तुम बाप बेटे ने, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। राधा बचकर बाहर जाने की कोशिश करती है कि तभी मामा और उसका बेटा उसे दबोच लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। अपनी ही बिरादरी में आज राधा की लाश लुट रही थी। अपनी राधा को बचा ले कान्हा, बचा ले, मेरी हिम्मत अब दम तोड़ रही है, बचा ले कान्हा। श्याम अपने दोस्त की शादी से शराब पिए हुए वहां से गुजर ही रहा था कि तभी उसे भगवत के घर से जोर से लड़की की चीखने की आवाज आती है और वह घर का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाता है। मगर बार बार बोलने पर भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वह दरवाजा तोड़ देता है। श्याम देखता है कि सोफे पर राधा पड़ी थी, आधे अधूरे कपड़ों में, और उस पर एक बाप की उम्र का बूढ़ा और एक जवान लड़का चढ़े हुए थे। श्याम उनके साथ हाथापाई करके राधा को बचा लेता है। नोचने से राधा के शरीर पर ढेरों खरोचे थी। राधा चलो। इतना सुनते ही राधा जाकर श्याम के पीछे खड़ी हो जाती है। जाने से पहले एक बार मुझे इनसे बात करनी है श्याम। भगवत के पास जाकर उसे चाटा लगाती है। क्यों मामा क्यों? मेरी माँ तो तुझे राखी बांधती थी ना। अरे तो मैं कौन सा सच में उसका भाई था और कौन सा तुझे मैं सच में बेटी मानता था? तुझ पर तो हमेशा से ही मेरी नजर रहती थी। हर बार अपनी माँ के साथ आती थी तो मैं बस तेरा सिर छूकर रह जाता था, मगर आज तू अकेले थी तो क्या ये मौका छोड़ देता? बोल, क्या गलत किया मैंने? बीमार, एकदम बीमार हो तुम दोनों। काम वासना ने तुम्हें इतना घेर लिया कि रिश्तों में सही गलत भूल चुके हो। पता है मामा, घर से भागी हुई लड़कियां अनजान लोगों की भीड़ में एक सहारा ढूंढती है। मैं भी वही ढूंढने आई थी, क्योंकि मामा से ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी होगी। पर मैं भूल गई थी कि सभी मामा अभिमन्यु के मामा कान्हा जैसे नहीं होते। धरती पर कंस जैसे मामा भी फैले पड़े हैं, जिसका वध करने हर बार श्याम को खुद ही आना पड़ता है। चलो राधा यहाँ से। मगर कहाँ? भगौड़ी लड़की अब घर लौटकर भी जाएगी तो भगौड़ी ही कहलाएगी। श्याम राधा का हाथ थामकर बारिश में ही बाहर निकल जाता है और राधा के फटे कपड़े उसे असहज बना रहे थे। तभी श्याम उसे अपना कोट उड़ा देता है। तो मुझे रुद्रपुर की ट्रेन में बिठा दो, तो फिर तुम आजाद हो जाओगे बाबू। इतनी परेशानी के लिए माफ करना बाबू। नहीं, मैं तुम्हें जब तक तुम्हारे घर की दहलीज तक नहीं छोड़ूंगा तब तक परेशान ही रहूंगा। ये तो पता लग गया है कि परेशानी तुम तक नहीं बल्कि तुम खुद परेशानी के पास जाकर हाय हेलो करती हो। और राधा और श्याम रुद्रपुर पहुंच जाते हैं। पापा, अगर राधा जाकर रुद्रपुर में मुंह खोल दी तो हमको बलात्कारी कहकर दुनिया जीने तक नहीं देगी। नहीं, हमारा गेम बजने से पहले हमको उस राधा के पत्ते बिछाने पड़ेंगे। भगवत इमरती को फोन करता है और सारी बात कहता है। उधर राधा अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि अभी भी शादी की डेकोरेशन है। दरवाजे पर दूल्हे की घोड़ी भी है। वो दरवाजे से अंदर जाती है तो कोने में बूढ़ा दूल्हा लाल पीला हुआ बैठा था और दूसरी ओर जुगनी को मारकर लाल पीला कर बिठाया हुआ था, जिसके पास हाथ में डंडा लिए उसकी बहन हेमा खड़ी थी। इमरती को देख राधा इमोशनल होकर उससे लिपटने के लिए दौड़ती है कि अचानक इमरती उसके रास्ते में लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। जो माटी जैसी इज्जत रखे ना, उसे माटी में ही पड़े रहना चाहिए। तू तो भाग गई थी ना अपने इस यार के साथ, फिर क्यों आई है लौट कर अपने माँ बाप पर लगा कीचड़ देखने आई है का? बेटी, तुझे जरा सी भी दया नहीं आई, शर्म नहीं आई? आप लोग को आई थी क्या शर्म, जब इस बूढ़े से मेरा रिश्ता तय कर रहे थे? तो तू क्या अपने यार के साथ भाग जाएगी? यही है ना वो छोरा जिसको लेकर मेरे भाई के घर गई थी? अरे अपना घर तक तो सही है जी, ये तो 36 बिरादरी में हमारे नाक काटने पर तुली है नास पीठी कुल्टी छोरी। राधा के तो होश उड़ गए थे। भगवत ने अपना नाम आने से पहले ही राधा का गेम बजा दिया था। मेरी बात तो सुनो, वो मामा बहुत गंदा है माँ, देखो उसने क्या किया है। राधा अपना कोट हटाती है तो उसका ब्लाउज फटा था। वह बिना साड़ी थी, पूरे शरीर पर काटने और नोचने के निशान थे। अरे बेशरम कुल्टा, क्रह कलेशणी, ये सबके सामने क्या दिखा रही है अपनी जंगली जवानी? अरे तेरी याशियों के निशानों का जिम्मेदार मेरा भाई को ठहरा रही है। वो तो देवता आदमी है, देवता। वह मुझे सब बता चुका है। तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है राधा। तभी पीछे राधा और श्याम दोनों के सर पर हमला होता है, जो हेमा गुस्से में आकर करती है और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं।
कुछ देर बाद दोनों को होश आता है तो श्याम तो वहीं चौक में दीवार के पास बंधा पड़ा था, मगर राधा जमीन पर लेटी हुई थी और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। आसपास नींबू मिर्ची रखे थे, मोमबत्तियां जलाई हुई थी और सामने काले कपड़ों में बैठा एक तांत्रिक थी। राधा धुंधली आंखों को ठीक से खोलकर देखती है तो उसे बिखरे बालों के बीच उस तांत्रिका का चेहरा नजर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि राधा की बहन हेमा ही थी। आत्मा है माँ, इस पर आत्मा का प्रकोप है। ये जो बोल रही है खुद नहीं बोल रही है, कोई इससे बुलवा रहा है, पर मैं इस पर से ये प्रभाव खत्म कर दूंगी। ईं बीं सर्वलिंग। माँ, रसोई से 1 किलो लाल मिर्च लेकर आओ। ऐसी पापी आत्माएं आसानी से नहीं निकलती हैं। आज इतने से ये पाप निकालकर इस दूल्हे के साथ ब्याह करके विदा करके ही दम लूंगी। तू पगला गई है क्या जीजी? कौन सी आत्मा है मुझ में? तेरी इस काली जादू की हरकतों की वजह से ही तेरी शादी नहीं होती, तो तू मेरी जान के पीछे क्यों पड़ रही है? अरे कोई बचाओ मुझे। सब तमाशे क्या देख रही हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। श्याम मेरा कुछ नहीं लगता। ये तो भला आदमी है जो मुझे यहाँ सुरक्षित छोड़ने आया था। इन अंधविश्वासियों में क्यों आ रही हो सबके सब? अरे कोई तो मेरी बात का विश्वास करो। उस कंस मामा ने आपके सबके कान भरे हैं। बचाओ, मैं निर्दोष हूँ। और मैं तेरे मुंह में ये मिर्ची भर दूंगी दुष्ट औरत। माँ, चिमटा दो। और हेमा चिमटा गरम करके राधा के तलवों पर बार बार लगाती है और जैसे ही वो जोर से चिल्लाती है उसके मुंह में गरम लाल मिर्च डाल देती है। राधा दर्द से चीख रही थी। वहां बंधा बेबस श्याम ये देख नहीं पा रहा था। मुझे जाने दो जी, मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी ऐसे। बोल चुड़ैल, कौन है तू जो मेरी बहन के शरीर पर कब्जा करके बैठी है? राधा दर्द से जैसे ही बेहोश होती है, हेमा झट से उसके पांव पर चिमटा लगा देती है और वह चीख कर होश में जैसे ही आती है वह उसके आंख नाक मुंह में मिर्ची डाल देती है। राधा टॉर्चर हो रही थी क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऐसे अंधविश्वास जिंदा है। जो लड़की अपनी मर्जी से कुछ करे तो उस पर किसी का साया बता दिया जाता है। राधा की जंग समाज के खिलाफ शुरू हो चुकी थी। क्या आप साथ हैं उसके इस सफर में? देखते रहिए बनूं मैं तेरी दुल्हन। केवल ऊपर अंधविश्वास का सारा आडंबर फोड़ रही थी। ओम भट स्वाहा। मेरी बहन से चुड़ैल निकल जा, चुड़ैल निकल जा, निकल जा चुड़ैल निकल जा। और हेमा मंत्र के साथ उस पर चिमटे मारती है और मुंह और आंख नाक में मिर्ची डाल देती है। जी, बहन हूँ तेरी, बचपन से तेरी गोद में खेली हूँ। सबने कहा हेमा का रंग दूध जैसा है, तू सांवली है। तब भी मैंने कभी तुझसे प्यार करना कम नहीं किया। बाबा ने कहा कि हेमा की नहीं, पहले तेरा ब्याह कराएंगे। मैंने तब भी नहीं कहा। माँ बोली दुनिया वाले कुछ भी बोले उससे पहले पर्दा करना सीख ले। मैं एक संस्कारी लड़की बन गई, तन से भी मन से भी, जिसने जैसा कहा करती गई। फिर भी तुमको लाज नहीं लगी जो मेरे साथ जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है? एक अच्छी बेटी बहन होने का और क्या सबूत दूं मैं? मुझे तो छोटी वाली हमेशा से ही काचर का बीज लगती थी, जिधर गिर जाए माटी में तुरंत जड़ फैला ले। देखो तो कैसे जवाई जी को छोड़कर उस गोरे से लड़के को फंसा लिया है। अरे सत्यानाशी का बीज है। सब कुछ करके भी आ गई होगी ना तू तो। 2 दिन से गायब रही घर पर। क्या झूठी लड़की? हमको झूठी लड़की नहीं चाहिए। तुमने कहा था कि जो भी मिलेगा उससे सबसे पहले भोग मेरा ही लगेगा, तो ये झूठी लड़की कैसे? वो ग्यारसी जी, सुनिए तो, हमारी बड़ी बेटी झूठी नहीं है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ऐसे माँ बाप है अपनी ही बेटियों को चारा बना रहे हैं। और हाँ बूढ़े, कर ले मेरी जीजी से ब्याह कर ले। रात में जब भी खे के खांसी कर उठेगा ना तो तेरी छाती पर बैठी पाएगी तुझे ये। और तो और ये झूठी नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंडों के साथ पूरा डिनरवा करके आती जाती रहती थी रात भर। अरे चर्चा में मशहूर थी हमारी बहनियां। तभी तो हमारे माँ बाबा मुझको फुद्दू बनाकर तेरे साथ मेरा लगन नहीं कर रहे थे। राम 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 राम, कितनी बोली आ रही चुड़ैल को। अरे निकल मेरी बहन के शरीर से, निकल डाकन कहीं की, निकल जा। हेमा फिर से अपनी बहन को टॉर्चर करने लगती है। बेचारे शाम के लिए ऐसी दरिंदगी अचंभे की बात थी। हेमा नया शादी का जोड़ा निकालती है और वहां सबके सामने ही राधा के कपड़े फाड़ती है। बड़ी बातें आ रही है ना नीच तुझे इज्जत की। क्या छिपा रही है इन कपड़ों में? शादी से भागकर जो तूने जवाई जी को चोट पहुंचाई है उसकी सजा तो मिलेगी। और हेमा राधा के कपड़े फाड़ती जाती है। दयाराम ने बाप के नाते नजर फेर ली थी। माँ, इसे तो कल जवाई जी के साथ सुबह विदा ही कर देंगे, तब तक इसे कमरे में बंद कर देते हैं। और राधा ऐसी हालत में पड़ी थी और सब लोग जा चुके थे। देर रात का समय था। राधा कोने में बैठी बैठी सिसकियां लिए जा रही थी कि तभी उसके कमरे की खिड़की खुलती है और वहां से श्याम अंदर आ जाता है। हे चेन्नई एक्सप्रेस, भागना चाहोगी मेरे साथ?
राधा अपनी बटन जैसी आंखों से उसे टुकर टुकर देख रही थी। अरे बाबा, बकरी की तरह घूरो नहीं, मेरा हाथ थामो और फटाफट भागो यहाँ से। मेरी पाँव। राधा के पाँव चिमटे से जले थे तो वो उठ नहीं पाती है। उसे लड़खड़ाता देखकर श्याम झट से उसे बाहों में उठा लेता है। बाबू ये क्या? मरीज डॉक्टर से अपना दर्द कभी नहीं छिपा सकता, और अभी तुम सिर्फ मरीज हो। चलो यहाँ से। मगर मैं कैसे कूदूंगी खिड़की से? श्याम उसकी बात सुनकर अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाता है कि तभी उसे कमरे के कोने में रखा दूल्हे का गुलाबी कपड़ा नजर आता है। श्याम झट से उसे उठाकर अपने कमर पर बांध लेता है। उसका एक सिरा राधा की चुनरी के सिरे से बांधता है। जाने अनजाने में राधा और श्याम का गठबंधन किस्मत ने करा दिया था। अब मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुम इस कपड़े के सहारे नीचे उतरो, और तुम गिरोगी भी नहीं। और राधा श्याम के सहारे नीचे उतर जाती है। श्याम उसके पाँव में सॉफ्ट सी चप्पल पहनाता है और राधा का हाथ थामता है। चलो राधा। पर कहाँ? मेरा अंगना तो छूट गया ना बाबू। राधा पलटकर अपना घर देखती है और उसकी आंखों से धारा बह चलती है। एक बेटी के लिए उसका मायका विदा होने पर ही छूटता है, पर मैं तो भगौड़ी कहलाकर अपने मायके से दूर निकल गई ना। बहुत ना मेरे पास सड़क पर चलने के लिए ये पाँव बचे हैं और ना ही रहने को सिर पर छत। दुनिया इस कदर जालिम है साहिब कि किसी की मदद भी मांगो तो पहले मेरे सीने की ओर झांकेंगे और फिर सीने से लगाएंगे। मैं करूंगा मदद, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो राधा। एक श्याम वो था जिसने अर्जुन का सारथी बन रणभूमि में विजय दिलाई थी। एक श्याम तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुमको इन उलझनों से विजय दिलाएगा। पर क्यों बाबू, क्यों कर रही हो तुम मेरी मदद? आखिर क्या वास्ता है तुम्हारा मुझसे? वास्ता है स्वार्थ का। मेरा भी कुछ स्वार्थ छिपा है तुम्हारी मदद करके, कि तुम हंसती रहो जैसे बनारस के घाट पर बहती गंगा की कलकल है, वैसे ही खनकती रहो। और राधा श्याम के साथ उसके घर जाने का फैसला करती है। श्याम राधा को अपने बड़े घर के बाहर लाता है। राधा उसका बड़ा घर देखकर बहुत चक्की रह गई थी। ओए साला, इतना बड़का घर है तुम पे? इतना बड़का घर में तुम खो नहीं जाते बाबू? ई का जैसी जगह में तो हमरा 50 छपरवा बन जाए ना बाबा ना, हम तो इसके अंदर ही ना जाएं। और राधा पलटकर वापस जाने लगती है। राधा की खनकती पायल सुनसान जगह पर गूंज रही थी। तुम अब नाटक मत करो, चलो चुपचाप चलो। श्याम राधा के साथ खेल खिलारा करते हुए उसकी बैया थाम लेता है कि तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर खड़ी थी श्याम की दादी फगुनिया। फगुनिया जैसे ही दोनों को देखती है उसके हाथ से छड़ी गिर जाती है। एक अंता, अरे जल्दी आ तो, राजन की बहू, देख तो दरवाजे पर क्या बवंडर मचा पड़ा है। लल्ला चुड़ैल के साथ आया है। ए चुड़ैल, छोड़ छोड़ हमरे लल्ला का हाथ, छोड़ दे। फगुनिया छड़ी से राधा के हाथ पर मारती है और फगुनिया की आवाज से श्याम की माँ कांता भी आ जाती है। और सबसे पहले श्याम के हाथ से जकड़ा राधा का हाथ देखते हैं जिसमें सुहाग की मेहंदी रची हुई थी। फिर उसके हाथ में चूड़ा देखते हैं, फिर दुल्हन का चेहरा। उसे देखते ही फगुनिया के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अरे काली लड़की ले आया क्या तू? हाय रामा, ये क्या कर लाया तू लड़के? आजमगढ़ तुझे शादी में शामिल होने को भेजा था, ये खुद ही शादी रचा कर आने के लिए। अरे वो बात की बात है, पर पहले ये बता तू काली लड़की से ब्याह क्यों करके लाया है? बाबू ये सब क्या समझ रही है? अरे मेरी बात तो सुनो, ये मेरी बीवी नहीं है, मैं तो बस इसे भगा कर लाया हूँ, अब अंदर भी आने दो। ये सुनते ही सब माथा पीट लेते हैं। माँ, दादी, आज से लड़की यहीं रहेगी। इसका नाम राधा है। इसके साथ जो कुछ हुआ था ना, वो सब आपको हिला देगा। और श्याम राधा की पूरी कहानी उसके घर वालों को सुनाता है। और इस तरह से ना चाहते हुए भी ये मुझसे चिपक गई, जैसे भगवान भी यही चाह रहे हो। क्या बोला? मतलब ये एक भगौड़ी है? तो को भी पूरे जहान में एक भगौड़ी हिस्से में आई? अरे नजर डालनी थी तो कोई बराबर बाली पर तो डालता लल्ला। ना, हमको ये लड़की इस घर में ना ही चाहिए जो अपने बाप लोग की लाज ना रखे, ट्रेन के नीचे कुचल ही चुकी हो। वो पता नहीं हमारे घर में कौन सा अपराध कर बैठे। ना, मुझे तो कतई मंजूर ना ही इसका यहाँ रहना। आप दोनों मेरी बात तो सुनो। श्याम, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, क्या ये लड़की यहीं रहेगी? पर आखिर है कौन? ये श्याम की राधा है। ये सुनते ही सबसे पहला झटका राधा को लगता है। राधा श्याम के चेहरे की ओर देखता है। क्या बोल रही हो बाबू? अचानक श्याम थोड़ी सख्ती से बोलता है। व्हाट बाबू, मेरा नाम नहीं लेना आता क्या तुमको राधा? अगर मैं भी तुमको बुलाने लगूं ऐसे ही किसी भी नाम से, तो फिर मैं बुलाऊं तुमको भैंसिया, तो फिर कैसा लगेगा? अरे तो है ही ये भैंसिया। हाश, मेरा तो जी ही बैठ गया था कि काली बहू को देख देख कर मेरा बीपी ही बढ़ जाना है। ए लड़की, तू नौकर है तो सबसे पहले मेरे बच्चे से दूर रहना। और श्याम, तू अगर इससे ज्यादा यारी दोस्ती किया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ला कांता, घर में सब कन्या का स्वागत करते हैं, इसका भी कर ही देते हैं।
और फगुनिया के इशारे पर कांता एक काले पानी का बर्तन लाती है और फगुनिया राधा का मुंह उसके अंदर डुबाती है। लो जी, बुरी नजर को काला टीका तो लग ही गया। हे ऊपर वाले, जैसे काली किसके मुंह पर लगी है वैसे मेरे परिवार पर कभी मत लगाना। राधा को यह बर्ताव थोड़ा अपमानजनक लगता है, जिस कारण उसकी आंखें नम थी। बाबू, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हारी घरवाली मेरे मुंह पर काले क्यों पोत रहे हैं? अगर मेरा यहाँ आना इन्हें पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ बाबू, कोनो बड़ी बात नहीं, पर यूं अपने अपने जीवन में कलेश ना मचाओ। अरे नहीं पगली, ये यहाँ की परंपरा है। इसमें हर नई लड़की काला रंग खुद पर पोत कर घर का नजर का टीका बनती है। यानी कि अब तुम भी तो शामिल हो गए इस परिवार में। अब अंदर आओ और खो जाओ इस परिवार में। राधा कदम अंदर रखती है और उसका बड़ा आलीशान घर देखती है। ये घर मां मैं रहूंगी? सच में? कितने दयालु हैं आप सब जो मुझे एक नया जीवन दे रही हैं। श्याम अपने कमरे में चला जाता है और राधा टहलते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़े श्याम की ओर जाती है, जो कि उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। राधा दौड़कर उसके पास जाती है और उसके पांव छूती है। बाबू, मैं तो सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए एक फायदे का सौदा थी। छोटी थी तो काम में लगा दिया, बड़ी हुई तो चौका में झोंकने की तैयारी कर ली। जितना बिक सकती थी बेचते चले गए। मगर तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरा दाम नहीं लगाया, बल्कि मेरी कोड़ी जैसी जिंदगी को सुंदर बना दिया। बताओ बाबू, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तुम तो मेरी देवता हो, कहो तो जान दे दो। बोलो बाबू। श्याम राधा को चुपचाप सुनता हुआ जोर से थामता है और हंसता है। देना चाहती हो तो मुझे मेरे बिस्तर की गर्मी दोगी। क्या तुम खुद को मुझे दे सकती हो राधा रानी? और श्याम झटके से राधा को छोड़ देता है। वह जमीन पर गिरती है। वेलकम टू माय जंगल राधा, वेलकम। देखिए आखिर श्याम क्या सोचकर राधा को यहाँ लेकर आया है। और दुल्हन का जोड़ा पहने ये एक आधी ब्याही लड़की या कभी बन सकेगी किसी की दुल्हन? जानने के लिए देखते रहिए बनूं मैं तेरी दुल्हन। दोस्तों, कहानी नई है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने राज खोलेगी। साथ बनाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। राधा जमीन पर पड़ी थी। श्याम अचानक से खुदा से यमराज के रूप में नजर आने लगा था। बाबू, आप ये सब क्या बोल रही हो? Oh please, don't call me बाबू again and again. You can call me sir, owner, mister. पर नहीं, गंवार पने की भी हद होती है, जो तुम जब देखो बाबू बाबू ही करती रहती हो। चलो जाओ, आज सो जाओ, कल से तुम्हारे जागने का समय शुरू हो गया है। श्याम राधा को गिरा हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी उसे दादी फगुनिया और उसकी माँ कांता मिलती है। अरे बबुआ, मोरा दिल तो एक बार बैठ ही गया था कि तू उस देहातन को सच में ब्याह लाया क्या। देख तो, दुल्हन बने पे भी छछुंदर ही लग रही है। ओहो दादी, अब छछुंदर लगी रही है तो खेल लो ना छछुंदर से। वैसे भी मैंने सुना है कि बड़ी औरतों को घर की औरतों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। वैसे भी राधा सिर्फ खिलवाड़ के लिए ही बनी है। क्या मतलब? तू करना क्या चाह रहा है और क्यों लाया है इस लड़की को यहाँ इस घर में उठाकर? अब अगर मेरी बीवी आती तो तुम दोनों उसे टॉर्चर करने लग जाती, तो मैंने अब तुमको टॉर्चर करने के लिए खिलौना ला कर दे दिया है। अब जी चाहे उतना खेलो उसके साथ, मेरी अपनी थोड़ी है, रखेल है ये तो। फगुनिया और कांता श्याम की बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। देखा कांता, बेटा हमारा कितना बड़ा हो गया है। सास होने के सारे गुण डाल रहा है हमें। जुग जुग जी मेरे बच्चे, कितना ध्यान रख रहा है। अब इस दिवाली घर में सादे पटाखे नहीं, उस देहातन के कान के नीचे फटके लगने वाले हैं। राधा लंगड़ाती सी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, जो कि बहुत आलीशान था। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर से चमक रहा कमरा अंदर से एकदम सादा था, जहां पूरा कमरा खाली था और कोने में एक चटाई बिछी हुई थी और एक खिड़की थी। राधा बेचारी चुपचाप उस कमरे में जाकर बैठ जाती है और खिड़की से आसमान ताकती है। ज्यादा कुछ मांगा तो नहीं था मैंने, बस नाखून में मेहंदी, आंख में काजल, होठों पर लाली और मांग में सिंदूर ही तो मांगा था। घोड़े पर बैठा राजकुमार ना सही तो पाँव में चप्पल पहनाकर गर्म फर्श से पाँव जलने बचाने वाला एक साथी ही मिल जाता। 2 रात पहले ऐसे ही आसमान में टूटते तारे से कही थी मैंने ये सब बात, तो वो फरियाद जाकर किसे लग गई कहना? बताना किसे लग गई? यहाँ आदमी आदमी दानव निकल रहा है, पनाह देने वाला ही शिकारी बन रहा है। ऐसे में मैं किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं? अब ये कदम और नहीं भाग सकते राधा रानी। सो जा कुछ देर, सो जा। और राधा अपनी जिंदगी को रोते हुए सो जाती है। आज रात को उसे चांद तारों के सपने नहीं बल्कि मीठी भूख और रोटी के सपने आने वाले थे। रात आधी गुजर रही थी कि उसके कमरे का दरवाजा खटखट होता है और एक के बाद एक आदमी उसके कमरे में घुसते चले जाते हैं और राधा के ठीक बाजू में आकर लेट जाते हैं। रात ढलती है और राधा की आंख खुलती है तो वह अपने के एक कदम करीब एक मुंह देखती है।
उसके खराटों से निकलती फूंक राधा के मुंह पर लग रही थी। ये देख वह जोर से चीखती है और उछलकर कमरे की बत्ती जलाती है। राधा पाती है कि कमरे में चटाई बिछाए चारों ओर आदमी ही आदमी सो रहे थे। राधा की चीख से फगुनिया, कांता और श्याम दौड़कर आते हैं। फगुनिया आंख मलते हुए उबासी के साथ बोलती है, अरे लड़की, कुछ लखन खुद में है या नहीं? रात में चीखा चीखी निकल भी जाए तो दरवाजे के बाहर नहीं जानी चाहिए। तेरी माँ ने सिखाया नहीं था क्या? हाँ राधा, इतना तो देहात में माँ अपनी बेटियों को बता ही देती है कि जब मर्द संग बांटना हो बिस्तर तो कमर रखो अपनी कसकर। ज्यादा चिखम चिल्ली किया अगर तुम मर्द पकड़ ले और भी जमकर, समझी? हाँ, भोली है बेचारी। छी माँ जी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? हमारे कमरे में इतने सब मर्द लोग अपनी चटाई हमारी चटाई से जोड़कर सोए रहे तो हम चीखेंगे नहीं तो इनका क्या गाल सहला दे? क्या तमाशा चल रहा है ये? राधा श्याम को देखते ही उसके पीछे जाकर छिप जाती है और कमरे में सो रहे आदमियों की ओर इशारा करके रोने लगती है। आज तक जीवन में इतना करीब हमने किसी को नहीं आने दिया। आज जब आँख खुली तो वो जो घुंघराले बालों वाला लड़का हमारे मुंह पर अपनी सांसें छोड़ रहा था। बाबू, आप पूछो इनसे ये सब हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बाबू क्या क्या क्या? वेट 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 वेट, क्या बोली तुम? तुम्हारा कमरा? मैडम, ये कमरा नौकरों का है और इसमें घर के सभी नौकर सोएंगे। तुम कोई अलग महारानी नहीं हो। राधा श्याम का जवाब सुन हिल गई। वो श्याम को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वही लड़का है जो आजमगढ़ से उसकी इज्जत बचाकर लाया था? बाबू, पर ये मर्द लोगों के साथ हम हर रात को कैसे सो सकते हैं? अरे क्यों नहीं सो सकते? घर में जिस छत के नीचे सोती थी वहां बाप भाई नहीं था क्या? क्या उनसे भी ऐसी ही फीलिंग आती रही तुमको? नहीं ना? तो हमारे नौकरों को गंदी नजर से क्यों देखवत हो? मैं क्या बोल रही हूँ कांता, मेरे को तो लगता है इसी से खतरा है हमारे नौकरों को। पता नहीं बेचारों के साथ क्या क्या करते। बोल रही, क्या दिक्कत है तुझे सोने में? बता। दिक्कत की आप बात कर रही है माँ जी? एक औरत पूछकर हमसे दिक्कत की बात कर रही है? जो दिक्कत हमको होगी वही आपको होगी। कपड़ों की दिक्कत, चोली के नीचे छिपी आबरू के खुलने की दिक्कत। गाना तो बन गया, चोली के पीछे क्या है, मगर जिस दिन वो चोली के पीछे छिपे अंग बाहर आ जाएंगे तो यही समाज मुझे उल्टा बोलकर नोच खावेगा। क्यों झूठ बोल रही हूँ क्या मैं रामू भैया? रामू राधा की बात सुनकर अपनी चटाई उठाकर चुपचाप कोने में ले जाता है। अरे डरो मत, मैंने तो भैया जी बोल दिया ना तुमको। भैया, माँ जी जानती हो, यहाँ आने से पहले जिसने हमारे ब्लाउज की हुक गिरने की हरकत की थी ना, रिश्ते में वो हमारा भाई ही लगता था। रिश्ता ही लजा दिया कमबख्त ससुरे ने सारा। और अम्मा, जब हमको महीना चढ़ेगा तो लाल चटाई देखकर ये नौकर भागेंगे तो नहीं ना? बोलो बोलो भाई लोग, तुम सभी बोलो। राधा का एक और सवाल जानकर बाकी नौकर भी अपनी चटाई उठाकर कोने में ले जाने लगे थे। राधा के तीखे कटाक्ष पर फगुनिया की बातें झूल गई थी। अम्मा, त्योहार का दिन है, तुम और कुछ ना दे सको तो इस नौकरानी को अपनी नजरों में थोड़ी बिटिया जैसी इज्जत ही दे दो। फगुनिया शाम की ओर इशारा करती है। इस देहातन के क्या मुंह लगना, इसे तो ये भी नहीं पता कि लड़कों के सामने ये सब नहीं कहते। चल कांता, पड़े रहने दे इसको यहीं। और लड़की, ये मंत्र याद रख लेना, कोई कलाइयां मरोड़े तो चीखना नहीं, मुस्कुरा देना बस, क्योंकि तुझ जैसी छोटी घर की लड़कियां मर्दों के हाथ तले केवल को चलने के काम आती है, समझी? सो जा अब। कांता राधा को धक्का मारकर कमरा बंद कर देती है और सब चले जाते हैं। राधा अपनी चटाई के पास आकर रोते हुए बैठती है और वहां बैठे सभी आदमियों की घूरती निगाहों को देख अपना सीना ढकती है और घाघरे को टांगों के बीच समेट लेती है। मैं शर्मा राइटर एक लेखक के तौर पर अभी तक ये समझ नहीं सकी कि आखिर इज्जत को औरत के नाजुक अंगों में छिपाया किसने। राधा के सीने को ढके ब्लाउज तले जो भाग है ना वो उसकी इज्जत है, वो ना ही उसका मन है। वह मन जो इतना भोला था कि यह जान ही नहीं सका कि किस्मत उसे बचाने के लिए नहीं, फंसाने के लिए यहाँ लाई है। एक उसके लहंगे के बीच कांपती टांगे, किसने जगह दी वहां इज्जत की? नहीं, इज्जत शरीर की किसी जगह में रखी हुई नहीं होती। इज्जत तो सामने वाले की नजरों में होती है, जो चाहे तो साड़ी पहने ढके बदन को भी नंगा कर सकती है और चाहे तो बिकनी पहनी लड़की की आबरू को नजर से ही ढक देती है। ये कमरे में बैठे मर्द ना जाने कब राधा पर अपना हाथ साफ करते। उससे पहले तो औरत होने के नाते फगुनिया अपनी जुबान से ही राधा की इज्जत को तार तार कर रही थी। राधा रोते रोते वही सहमी सी सो जाती है। तभी दरवाजे पर श्याम आता है। राधा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे। तुम ये जगह डिजर्व नहीं करती हो, नहीं करती ना? डीजल? क्या बाबू, डीजल तो हमको नहीं पता। हाँ बाबू, कभी कभी अपनी लूना में पेट्रोल डालने को भेजते थे। क्या बोल रही हैं आप बाबू? श्याम राधा की बात पर मुस्कुराता है और उसके कांधे पर हाथ रखकर घर में टहलता है। क्या हुआ, यूं क्या देख रही हो?
मुझे समझने की कोशिश कर रही हो? मुझे नहीं समझ सकोगी तुम, कभी नहीं। नफरत है मुझे औरत जात से, खास करके छोटे घर की लड़की जो बड़े बड़े सपने देखती है। उस हर लड़की से मुझे नफरत है, बहुत नफरत। श्याम क्रोध में आकर राधा के कंधे भींच देता है। वह दर्द से तिलमिला गई थी। बाबू। मैं बाबू नहीं हूं। कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स श्याम। नहीं, पर तुमसे नहीं है मुझे कोई नफरत, इसीलिए मेरे पास एक रास्ता है, एक सुरक्षित जगह तुम्हें ठहराने के लिए। राधा ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। क्या बाबू, मेरे लिए सिर्फ? पर वहां तो कोई नौकर नहीं होंगे ना? सच कहूँ बाबू, ऐसे सोने में रात को सोते हुए भी डर लगता है कि सीने का पल्लू इधर उधर हो गया तो सब मर्द लोग तुरंत लट्टू की तरह चसकर अपनी आंखें सेक लेंगे। नहीं नहीं, वहां कोई नौकर नहीं होगा, कोई मर्द नहीं होगा सिवाय मेरे। मंजूर? और श्याम राधा के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। छी बाबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो मेरी इज्जत बचाई, मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। तो अपने इस देव को प्रसाद नहीं दोगी? बोलो, जब इतना बड़ा मान ही चुकी हो तो मुझको भोग भी तो चढ़ाना होगा ना। और आखिर में लाया क्यों हो तुम्हें यहाँ? मेरी प्यास बुझाने के लिए ही तो। राधा श्याम के इरादों से घबरा गई थी। वह अपने कदम पीछे ले रही थी कि तभी श्याम उसकी कलाई दबोच लेता है। माँ ने क्या बोला था अभी? जब जकड़े सैया तो शर्माने का, चिल्लाने का नहीं। और तुम डर क्यों रही हो? क्यों डर रही हो? वहां कमरे में तो सिर्फ मैं अकेला ही हूं ना, और तुम्हारे कमरे में भूखे आदमियों का झुंड, जिनको लड़कियां देखने तक को नसीब तक नहीं होती हैं। उनके साथ रूम शेयर करोगी? जरा देखो इनकी शक्लें। राधा कमरे में झांक कर देखती है तो कुछ नौकर उसे देख अपनी ललचाई आंखों से नोच रहे थे, तो कुछ हवस की भूख से लार गिरा रहे थे। ये सब पूरे दिन काम करके थक जाते हैं, सोचो ये तुम पर टूट पड़ेंगे, झपटेंगे, नोचेंगे, कितना दुखेगा। और एक मैं हूं जो तुमको बड़े ही आराम से सहलाएगा और सुलाएगा और फिर प्यार करेगा। तो बोलो, है ना सुरक्षित? श्याम डरी हुई राधा को बहलाकर उसे बाहों में भरकर अपने कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद करता है। अब बताइए कि राधा अपनी इज्जत को श्याम की हथेली पर रख देगी, और श्याम के इरादे अचानक से ऐसी शैतानी कैसे हुए? आप बताइए अपने ख्याल। राधा श्याम के कमरे के भीतर कैद तो हो गई थी, मगर कोई मर्द औरत को तभी हासिल कर सकता है जब तक वो उसके मन के भीतर ना कैद हो जाए। श्याम ने राधा के मन पर अभी तक दस्तक दी ही नहीं थी और उसने पहले तन ही मांग लिया था। राधा के अंदर आते ही श्याम कुंडी लगा लेता है। राधा डरी सी उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। डर से राधा की टांगे, जुबान सब कांप रही थी। बाबू, ये अगर कोई मजाक है तो इस बावली को और बावला ना बनाओ। मेरे जीवन में आगे जाने वाली सब सीढ़ियां पहले ही ढह चुकी है। ये जो थोड़ी सी जगह बची है, इसे भी तुम क्यों छीन रही हो बाबू? क्यों? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाओ। पर बाबू प्लीज। कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाओ। पर बाबू। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ, वरना। श्याम राधा की साड़ी पकड़कर जोर से खींचता है और वो खुल जाती है। पूरे कमरे में राधा की सुबकियां ही गूंज रही थी। राधा आईने में खुद को आधे अधूरे कपड़ों में देखती है। श्याम को धक्का मारकर कमरे से बाहर जाने लगती है। भागना है? भागो, दूर तक भागना है ना। वैसे किस किस से भागोगी तुम? उस बूढ़े दूल्हे से, या मामा से, या मुझसे? भागो राधा, भागो। राधा हवेली का दरवाजा खोलती है। बाहर एकदम वैसा ही तूफान था जैसा तब था जब श्याम ने राधा को बचाया था। राधा नंगे पांव ही आधे कपड़ों में सड़क पर दौड़ पड़ती है। तेज बारिश में वो भीग रही थी, चल रही थी, फिसल कर गिर रही थी, पर रुक नहीं रही थी। तभी उसे अंधेरे में चलता हुआ एक आदमी दिखता है। वह दौड़कर उसके पास जाती है मदद मांगने के लिए। भाई साहब मेरी मदद कर दो, आपको बहुत दुआएं लगेंगी। राधा की आवाज सुनकर वह आदमी जैसे ही पलटता है, राधा उसका चेहरा देखकर चौंक जाती है। वह राधा का दुष्ट मामा भगवत दास ही था। राधा घबराकर पीछे हटती है और तभी किसी से टकरा जाती है। वह पलट कर देखती है तो पीछे सेहरा पहने उसका बूढ़ा दूल्हा 11 खड़ा था, जो उसे दबोचने के लिए हाथ फैला रहा था। आजा मेरी बुलबुल, कितना तड़पाएगी, अब तो हवन की आग भी ठंडी पड़ने को है। राधा घबराकर दूसरी ओर भागती है तो वहाँ उसकी काला जादू करने वाली बहन हेमा खड़ी थी। नहीं, मुझे जाने दो मुझे। वह फिर दिशा बदलती है तो वहाँ उसके लालची माँ बाबा खड़े थे। राधा चारों ओर से घिर चुकी थी। उसके सारे डर एक ही घेरे में उसके पास आकर खड़े हो गए थे। नहीं, मुझे बख्श दो, नहीं।
राधा अपनी आंखें बंद कर जमीन पर गिर जाती है और बहुत रोती है। तभी उसके ठीक पीछे से सिर पर छाता आता है और एकदम से तूफान उस पर बरसना रुक जाता है। राधा देखती है तो वो श्याम था और राधा एक झटके में खड़ी होकर उससे तनतनाता सा चाटा जड़ देती है। तुम भी मेरे मन की डर ही हो ना। मन भर गया मुझे सताने से। उस मामा ने आँख से इज्जत लूट ली, उस भाई ने राखी की इज्जत लूट ली, यह बूढ़ा दूल्हा पूरी जिंदगी नोचने की तैयारी में लगा हुआ है। मुझे तुम श्याम, तुमने तो बाबू मुझे सड़क पर नंगा दौड़ा दिया। कत्ल करना ही है तो मुझे दफना क्यों नहीं देते? ये शहद लगाकर चींटियों के बिल में क्यों फेंक रहे हैं? सबके सब क्यों फेंक रहे हैं? क्यों? और राधा रोते हुए श्याम के सीने से लगते हुए उसकी शर्ट हाथ से नोचते हुए खींच देती है, जिससे सीने पर उसके खून के निशान छप जाते हैं और वह फूट फूट कर रोती है। राधा समझ रही थी कि बाकी सबकी तरह यह भी उसका काला ख्याल है, मगर वहाँ सचमुच श्याम आकर ही खड़ा था। उठो, घर चलो। क्या सच में हो बाबू? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। राधा उठकर फिर से भागने की कोशिश करती है, पर श्याम उसे बाहों में भरकर घर के अंदर ले जाने लगता है। याद रखना, यहाँ तुम आई मेरी मर्जी से हो तो जाओगी भी मेरी मर्जी से, और वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। दरवाजा बंद होता है और श्याम राधा को बिस्तर पर लेटा देता है। मुझे तुम्हारे साथ सोना नहीं है बाबू। मैं अभी कुंवारी ही हूँ। ब्याह से पहले तुम मुझे अपवित्र क्यों करना चाह रही हो? अपवित्र? भीग गई हो तुम, बीमार पड़ जाओगी। कल दिवाली है, त्योहार के दिन बीमार नहीं पड़ना। श्याम तौलिया लाकर राधा का गीला बदन पूछने लगता है। राधा उसका चेहरा देख रही थी। क्या तुम बाबू? कभी तुम अच्छी, कभी तुम बुरी। यूं मुझे कैद में रखकर तुमको क्या मिल रहा है? मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है राधा, ना ही तुमसे प्यार। बस तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, बिल्कुल भी नहीं। और जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसे मैं तबाह कर देता हूँ। श्याम हंसता हुआ राधा की गर्दन को चूमता हुआ उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसके करीब जाता है। राधा रोते हुए बिस्तर को मुट्ठी में भींच लेती है। सुबह होती है और राधा अपने आधे अधूरे कपड़ों में ही श्याम के कमरे से निकलती है तो फगुनिया उसे देख लेती है। लगता है श्याम बिटवा मुंह मीठा कर ही लिया है। अब आएगा मजा। राधा अपने कमरे में जाती है तो पेटी में से एक चुनरी निकालकर खुद को ढकती है। वहाँ सो रहे नौकर अभी भी उसे देख रहे थे। रामू और बाकी सब, आज से तुम सब स्टोर रूम में सोओगे। यहाँ केवल राधा सोएगी, समझे? जी मालिक। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। आज दिवाली है, यही तुम्हारा तोहफा है। और हाँ, तुम्हारे लिए कपड़े रख दिए हैं, पहन लेना। रात में फंक्शन है तो हमारे यहाँ के नौकर भी सजे धजे लगने चाहिए। राधा बस हाँ में सिर हिलाती है और तैयार होने चली जाती है। शाम का समय आता है। घर सजा हुआ था। दिवाली की चमक कोने कोने में नजर आ रही थी। श्याम भी काफी तैयार था। तभी वह अपने कमरे में बने एक दीवार को खोलकर एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहां दीवार पर राधा की एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, जिसके नीचे लिखा था राधा श्याम। श्याम चित्र के पास जाकर उसे सहलाता है और राधा के होठों को चूम लेता है। कोई चीज अगर हासिल ना हो तो उसे तबाह करना मैंने तुमसे ही तो सीखा राधा रानी। वेलकम टू माई जंगल। शाम का समय होता है और पूजा के लिए सब आते हैं। ये रस्म घर में कोई भी कुंवारी कन्या हो उसके हाथ से ही होगी, इससे सारी बलाएं दूर होंगी। तभी तैयार होकर राधा अपने कमरे से बाहर आती है। सांवरी सूरज, सुंदर कपड़े, गजब सुंदर लग रही थी वो। उसके बाहर आते ही सारे मेहमान खुसफुसाने लगते हैं। कुंवारी कन्या? सुरभि थी, वो भी ननिहाल गई हुई है, तो अब ये किससे रस्म कराएं? अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ब्राह्मण के घर की बेटी हूँ, ये रस्म कर सकती हूँ माँ जी। बनारस में रहकर पंडिताई का काम तो सीख ही गई हूँ। क्यों बाबू, आपको तो पूरी स्टोरी सुनाई थी हमने। हाँ, क्यों नहीं, तुम कर दो बेटी, फिर आगे की रस्म करें। राधा आगे बढ़कर पंडित जी के हाथ से पान का पता लेने ही वाली थी कि तभी फगुनिया उसका हाथ रोक देती है। रुक जा कुलटा। अम्मा, क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? पंडित जी एक बात बताओ हमको, कुंवारी लड़की बिना ब्याह वाली होनी चाहिए या फिर तन से भी कुंवारी होनी चाहिए? अम्मा, ये सब आप क्या बोल रही हैं? सब लोग देख रहे हैं। अरे तुझे करते लाज ना लगी, हम बोलते हुए लाज कर ले, है ना? चल हट परे हट। फगुनिया के धक्के से राधा दूर जाकर गिरती है। बड़ी आई कुंवारी, तुझ में झूठ पड़ चुकी है, ये बात तू इन सब लोगों से छुपा सके, मुझसे नहीं। क्या बोल रही हूँ माँ जी? और क्या कांता, सवेरे सवेरे हम इसको बिटवा के कमरे से आधा नंगा निकलता देखे थे। अब कौन कुंवारी लड़की ऐसी हरकत करेगी, तू ही बता। राधा श्याम की ओर देखती है और श्याम उसको आंख मार देता है। राधा चुपचाप सब सुनती रहती है। शायद श्याम को यही तमाशा चाहिए था। हैप्पी दिवाली टू यू राधा।
बूम। और बाहर आसमान ढेरों पटाखों के बीच राधा की इज्जत भी फटती जा रही थी। पंडित जी, आप पूजा आगे करो। राधा कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। श्याम उसके पास आकर खड़ा होता है। बड़ी सुंदर लग रही हो राधा, और इन आंसुओं ने तो क्या गजब का श्रृंगार कर दिया तुम्हारा। मेरी तो बन गई। हैप्पी दिवाली। राधा बेचारी कुछ नहीं बोलती। तभी वह देखती है फगुनिया के पास उसकी ही उम्र की कुछ औरतें आती हैं और उसे देखकर खुसफुसाने लगती हैं। हाय हाय फगुनिया, तूने आज त्योहार पर श्रृंगार किया है। तेरा पति तो 5 महीने पहले ही मरा था ना। विधवा औरतें कब से यूं बंठन कर घूमने लगी। इतना भी नहीं पता। हाँ। फगुनिया नजर नीची कर लेती है और दबी जुबान में बोलती है, मुझे रंग पसंद है और मेरा पति मर गया तो मेरी क्या गलती है। हाय हाय, कितनी बेशरम है तू फगुनिया। अभी उस नौकरानी को सुना रही थी, अभी खुद की हरकत देख। ये मामला चला जा रहा था। राधा दूसरे नौकरों के पास जाकर कुछ बात करती है, पर ये सब देखकर राधा से रुका नहीं जाता और वो बीच में आ पड़ती है। तनिक सब्र को चखो काकी। क्या बोली तुम? सफेद साड़ी पहननी चाहिए। तुम्हारी बहन पिछले महीने ही मरी थी ना, पर तुम तो लालटेन जैसी चमकती आई हो। काहे? राधा की बात सुन वह कुछ नहीं बोलती। और नाटी काकी, जितना तुम्हारा कद उतनी बड़की सोच भी है ना, तभी 20 दिन पहले अपनी बहू के जलकर मरने के बावजूद भी पटाखे जलाने आ गई ना। हे राम फगुनिया, ये छोकरी नौकरानी है या तेरी वकील है ये? और तुम मोटी काकी, तुम क्या बोली कि विधवा होने पर रंग तो दूर, हंसे भी नहीं औरत। तो तुम्हारा तो जवान बेटा 1 साल पहले मरा था। तुम उसकी याद में इतना रोई लगती हो कि देखो काकी तो गम में फूलती चली गई। राधा की बात पर सभी औरतें अपना मुंह बंद कर सिर झुका लेती हैं। जब रिश्तों की नजदीकियों में भेद ही नहीं हो तो एक पति के मरने से वो औरत रंगों को पहनना क्यों छोड़ दे? मरते तो बेटा, बहू, बहन, भाई भी है ना। तब तो सब कोई नहीं पहनता सफेद, तो पति के मरते ही विधवा विलाप काहे को गाना शुरू कर देते हैं ये सब। बोलो काकी। अम्मा, अगर अपनी पसंद का ओढ़ पहनना चाहे तो उसके लिए क्या तुमको सबका स्टाम्प पर अंगूठा लगवाए? अम्मा, तुम एक काम करो, अगली बार से बाहर बोर्ड पर लिखवा दो एक, ढकोसले बाजों से सावधान। राधा की बात सुनकर औरतें सकपका कर जाने लगती हैं। फगुनिया राधा की ये बात सुनकर उसके पास जाती है और उसे एक चाटा लगा देती है। बदतमीज लड़की, सत्यानाश कर दिया सारी दिवाली का। राधा का ये कदम भी उल्टा पड़ गया। राधा फगुनिया की साइड लेकर जी खोलकर बोलती है, पर फगुनिया उसे चाटा लगा देती है। बदतमीज, खुद कीड़े मकोड़े के खानदान से आई है, भिखारन जैसी हालत है, पर तूने मेरे मेहमानों पर उंगली उठाई। तेरी इतनी औकात। अम्मा, मैं तो तेरी साइड ही बोल रही थी। पर राधा का हर कदम उसके लिए भारी पड़ रहा था। श्याम राधा का हाथ पकड़ता है और उसे साइड ले आता है। मेहमान जाने लगे थे। पार्टी का अंत हो गया था। अब बारी थी सबकी पटाखे जलाने की। श्याम पटाखे छोड़कर खुश हो रहा था, पर किसी ने भी उस जश्न में राधा को शामिल नहीं किया था। तभी एक रॉकेट उड़ता हुआ सीधे राधा की ओर जा रहा था। राधा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सब उसे हटने को चिल्ला रहे थे, पर वह एक नहीं सुनती। तभी श्याम की भी नजर राधा की ओर पड़ती है। अरे हट जा लड़की, ये हमारे यहाँ जलकर हम सबको अंदर करवाएगी। अरे अखबार की हेडलाइन में आना है क्या लड़की? रॉकेट पर सवार लड़की गई यमलोक पार। अरे हट जा राधा। श्याम दौड़कर राधा की ओर जाता है। उसे दौड़ता देख राधा का ध्यान रॉकेट पर जाता है। हाय दैया, इतना बड़ा पटाखा। फिर बाबू जिस तरह हीरो माफिक दौड़कर आ रहे हैं, हमको तो लगता है वो रॉकेट से पहले ही आकर हमको बचा लेंगे। और राधा बिना डरे वहीं खड़ी रहती है। श्याम राधा के पास आकर खड़ा हो जाता है। रॉकेट आता है और राधा के कपड़ों में आकर गिर जाता है। उसके कपड़ों में आग लग जाती है। सब जहां अफरा तफरी मच जाती है। यह देख राधा तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। राधा की तो मन चुकी थी हैप्पी दिवाली। पटाखों के बीच सबकी बोलती कहीं दब गई थी। और बन जाओ हीरोइन। हट सकती थी लेकिन हटी नहीं, तो सवारी तो अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार होगी ना। और श्याम जेब से माचिस निकालता है। वैसे आज तक मेरे जलाए रॉकेट का निशाना कभी खराब नहीं गया। श्याम बोतल में रॉकेट लगाता है और तभी उसकी नजर कोने में खड़ी राधा पर पड़ती है। आज कुछ तूफान ही करते हैं तो हो जाए ये धूमधड़ाम। राधा रानी, ये रहा प्लास्टिक दिवाली का तुम्हारा तोहफा। और श्याम बोतल की लात मारकर उसकी दिशा बदल देता है और रॉकेट राधा की ओर सरसराता हुआ जाने लगता है। वहाँ श्याम खड़ा खड़ा खुश हो रहा था। इतनी दूर क्यों खड़ा हूँ मैं, पास जाकर देखूंगा। रात का समय होता है और सब सोने जाने लगते हैं। राधा को भी होश आ गया था। बेचारी का हाथ रॉकेट की आग से जल भी गया था। तभी राधा को श्याम इशारा करता है और राधा अपना तकिया उठाकर चुपचाप श्याम के कमरे में चली जाती है। और श्याम उसका जला हाथ जोर से पकड़कर उसके कपड़े पकड़ लेता है। श्याम पिछली बार की तरह राधा की साड़ी पकड़कर खींचता है, पर आज राधा छटपटा नहीं रही थी। वह खुद साड़ी उतारने में श्याम की मदद करती है। साड़ी तो उतर गई, पर सोऊं कहाँ बाबू?
मेरे बिस्तर पर ही। तो पिछली बार की तरह फिर से आप मुझे बस बदनाम करने जितना ही सोओगे, या बाबू आधी रात होते ही उठकर सोफे पर चले जाओगे? श्याम राधा की बात पर कुछ नहीं बोलता है। बोलो बाबू, क्या मिल रहा है मुझे बदनाम करके? कल रात श्याम ने राधा को अपने पास बुलाकर उसके कपड़े उतारकर बिस्तर पर लिटाया और खुद देर रात होते ही सोफे पर जाकर सो जाता है। वह सोती हुई राधा का चेहरा देख रहा था। मैं इतना खोखला नहीं हूँ राधा कि तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हारे शरीर का आनंद लूं, लेकिन तुम्हारी इज्जत को हाथ लगाए बिना तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। आज भी मुझसे अलग सोओगे ना, और फिर बाहर जाकर सबको यह कह दोगे कि तुम्हारे और मेरे बीच सब हो गया है ना? यही चाहते हो ना तुम? श्याम राधा के सवालों पर खींचकर उसके बालों को पकड़ता है और जोर से उसकी गर्दन पकड़ता है। तो खुद भी इज्जत के काबिल कहा। तूने तो मुझे मन के चौराहे पर सरेआम लुटा दिया था। तुम जितनी स्लो दिखती हो उतनी हो नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी इज्जत लेने में कोई रुचि नहीं है। मुझे तो बस इसका तमाशा चाहिए, घोर तमाशा। वैसे भी तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ रानी या पत्नी बना कर रखूंगा? अरे तुम नौकरानी हो और मेरी रखैल। उसकी यही औकात होती है, सिर्फ यही। जाओ, जाकर लेट जाओ बिस्तर पर। राधा बेझिझक के बिस्तर पर लेट जाती है और श्याम सोफे पर। राधा को उस रात नींद नहीं आ रही थी। जो बाबू कर रहे हैं ये कोई आम चीज तो नहीं है। इस नफरत के पीछे कोई तो वजह है, पर क्या? राधा श्याम का चेहरा ध्यान से देखती है और खुद भी सो जाती है। अगली सुबह होती है। राधा फिर से आधे कपड़ों में कमरे से बाहर निकलती है। इस बार उसे कांता देखती है। राम 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 राम, माँ जी ने जैसा बताया था एकदम वही सीन है। मेरा बेटा नौकरानी के साथ ही। भगवान, इस जवानी की गर्मी गलत दिशा में जा रही है। मुझे इसका कोई उचित उपाय ढूंढना पड़ेगा, वरना शाम के जोश की वजह से कहीं ये काली कलूटी हमारे घर की बहू न बन जाए। और कांता एक फोन लगाती है। श्याम ऑफिस जाने वाला था, तभी वह राधा रानी को जाकर बोलता है, माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? जिस कमरे में सो वहाँ की सफाई जरूरी होती है। उठकर चादर भी ठीक नहीं करती तुम। सुनो लड़की, मुझे झूठी चादर और झूठी लड़कियों के साथ सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे वापस आने तक कमरे का कोना कोना साफ हो जाना चाहिए। राधा हाँ में सिर हिलाती है और श्याम के जाने के बाद उसके कमरे की सफाई करने जाती है। वह सब झाड़ती है, सारी गंध हटाती है। तभी देखती है वहाँ टेबल पर रखे सामानों पर बहुत माटी जमा थी। अरे, लगता है इस कोने की सफाई तो सालों से नहीं हुई है। घर में इतने नौकर हैं, तब भी कमरा साफ नहीं है। हाँ, फिर किस बात के अमीर? राधा टेबल से सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान सब उठाकर झाग से भरे टब में डालती है और रगड़ रगड़ कर धो देती है और वहीं घर के पीछे सबको तनी पर लटका कर सुखा देती है। आप देखो कैसी चमक मार रही है चीजें। तभी उसे शाम की चीखने की आवाज आती है। माँ, माँ, मेरे कमरे में कौन आया था माँ? अरे क्या हुआ? यहाँ मेरी टेबल पर कितना सामान रखा हुआ था, पर अब नहीं है। सब कहाँ चला गया? मेरा लैपटॉप, मेरा चार्जर, मेरा टैबलेट, सब कहाँ गया? मेरी पुरानी फाइलें, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था उसमें। सीए को फाइल नहीं दी तो साल का 1 करोड़ का टैक्स रिटर्न रुक जाएगा। मेरी दिमाग की नसें फट रही हैं। मेरा सामान कहाँ है? कहाँ है मेरा सामान? श्याम गुस्से में आकर टेबल पर अपना हाथ मारता है। राधा शोर सुनकर आती है और श्याम की नजर उस पर पड़ती है। तुम ही आई थी ना मेरे कमरे में सफाई करने, और क्या पूरा कमरा ही साफ कर दिया तुमने? राधा ये सुनकर खुश होती है। बाबू, मेरी तो बात ही गजब है। कद भी छोटा है तो मुझसे अच्छी सफाई कोई नहीं कर पाता। माँ भी दिवाली की सारी सफाई मुझसे ही कराती थी। यूं उछल उछल कर सब साफ कर देती थी मैं। सब मुझे फुदकू राधा बोलते थे। आपको भी मेरे हाथों का कमाल अच्छा लगा ना? बोलो ना बाबू, कैसा लगा? अबे चुप, मेरा सामान कहाँ पर है? वो लैपटॉप, चार्जर, टैबलेट, फाइलें सब कहाँ है? वो क्या चीजें हैं बाबू? अरे देहातन, वो जो काला काला सब सामान था वो कहाँ गया? यहाँ जो टेबल पर रखा था सब कहाँ गया? अच्छा वो तो मैंने सब साफ कर दिया। अब सब अच्छे से चलेंगे बाबू। और राधा श्याम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और इशारा करके दिखाती है। देखो चमक रहा है ना बाबू? फाइलें भी देखो कितनी साफ है। हाँ, बस उसमें कुछ पुराने चूहे कुतरे से कागज थे, वो सब झाग में गल गए तो मैंने फेंक दिए। श्याम तनी पर सूखता अपना लैपटॉप और चार्जर और थैली में लटकाया टैबलेट देखता है, जिसे सुखाकर चिमटी से अटकाया भी हुआ था। उसका तो दिमाग ही फिर गया था। सत्यानाश! लो माँ जी, सत्यानाश के कदम पड़े घर में, और ये देखना ही और बच गया था। ए पागल लड़की, गवारन, कुछ देखा नहीं क्या कभी? ये क्या कर दिया तूने? मेरी मेहनत, मेरा सारा बिजनेस डेटा सब बर्बाद कर दिया तूने। इन चीजों को कोई झाग के पानी में धोता है क्या? सब खराब कर दिया तुमने। ओ नो! पर बाबू, मैं तो बस मदद कर रही थी। मदद ही करनी है ना? तो आज रात हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे, तब करोगी मदद? बोलो, नहीं कर सकती ना? तो जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही किया करो, समझी? देखो अपनी करतूत पर।
उसकी सबसे महंगी चीजों से पानी टपक रहा था। तभी सूरज की तेज धूप लैपटॉप पर गिरती है और इतनी हीट पैदा होती है कि लैपटॉप और टैबलेट धू-धू करके आग की तरह जलने लगते हैं और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। विस्फोट होते ही आग राधा के चेहरे पर गिरने ही वाली थी कि तभी श्याम राधा को बाहों में थामकर दूर कूद जाता है और दोनों जमीन पर एक दूसरे के गले लगकर पड़े थे। देखो ये क्या हो गया। ये देख राधा की आंखें नम थी। वह रोती हुई माफी मांगती है कि तभी श्याम राधा के आंसुओं को चूम लेता है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से रोओगी राधा। तुमको कोई और चीज रुलाए ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हारे आंसुओं पर भी सिर्फ मेरा ही हक रहेगा। ये तभी बहेंगे जब मैं चाहूंगा। श्याम उठकर अंदर जाने लगता है। अच्छा सुनो, पता है वो लैपटॉप एप्पल का था। कितने का था जानती हो? 3 लाख का। जब तुम्हारी किडनियां बिकेंगी ना तब भी तुम चुका नहीं सकोगी इसका नुकसान। तो उम्र भर मेरी गुलाम बनने को तैयार हो जाओ राधा। कुछ भी करने जाऊं सब गड़बड़ी हो जाती है, पर अब भी मैं इसे ठीक कर सकती हूँ और मैं करूंगी ठीक। राधा सारा कचरा एक झोले में डालकर बाहर चली जाती है। शाम का समय होता है। श्याम परेशान होकर बिस्तर पर बैठा था। लैपटॉप में सारा हिसाब था, फाइलें चली गई। मैं किस आफत को घर ले आया। जितना इसे सबक सिखाना चाह रहा हूँ उतना ही ये मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना रही है। राधा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और तभी राधा गिफ्ट रैपर से सजा एक छोटा डिब्बा श्याम के सामने करती है। क्या है इसमें? तुम मुझे तंग करना बंद कर दो राधा, वरना मैं तुमको एक दिन पूरी तरह मसल दूंगा। श्याम तोहफा देखकर मुंह फाड़े राधा की ओर देख ही रहा था कि तभी राधा उसके मुंह मीठा बनारसी पान ठूस देती है। अरे बाबू तने गुस्सा शांत करो, ये मीठा पान चबाई लो, थोड़ा सा ठंडक आए माथे में। और गिफ्ट देखो तुम्हारा एकदम ललन टॉप है, किडनी बेचे बिना। अब खोलो भी। श्याम राधा की अतरंगी बातों को सुनता पान चबाता गिफ्ट खोलता है और उसके अंदर एप्पल लोगो का एक बॉक्स होता है जिस पर लैपटॉप बना हुआ था। क्या तुम मैकबुक लाई हो मेरे लिए? पर कैसे राधा? श्याम आश्चर्य से राधा को घूर रहा था। तभी राधा पानी चबाकर बोलती है, अरे राधा रानी का कमाल देखिए, अंदर खोलो, फिर देखो कैसी राख में से ही हीरा चुनकर लाई है राधा रानी। श्याम जैसे ही बक्सा खोलता है उसकी तो आंखें ही फटी रह गई थी। आखिर ऐसा क्या दिया था राधा ने और कहां से, जो खुद श्याम के टुकड़ों पर पल रही है? वो क्या करना चाह रही थी? देखने के लिए फिर से आइए हमारी इस कहानी बनूं मैं तेरी दुल्हन में, जहां राधा श्याम के मन में नफरत से प्यार तक का सफर तय करेगी। श्याम देखता है कि राधा ने उसे एप्पल की लोगो का एक डिब्बा दिया है। श्याम जैसे ही उसे खोलकर देखता है उसमें से एक छोटा कैलकुलेटर निकलता है। देखा बाबू, है ना एकदम तुम्हारे लैपटॉप जैसा छोटा सा। मैं गई सारे उंतरू फुंतरू को एक बोरे में डालकर और कबाड़ी वाले को देकर पूरा 500 रुपए में बेचकर आई हूँ। 200 को दिया ये छोटा लैपटॉप और 100 का ये सेवा का बॉक्स लिया और ये बच गई तुम्हारी 200। इसका तुम यूं कागज वगैरह ले लेना, ठीक है बाबू? श्याम राधा की इस हरकत से हंस पड़ता है। तुम सच में इतनी भोली हो या इतनी शातिर हो कि भोली होने का ऐसा ढोंग करती हो कि हम सब तुमको भोली समझे? हाँ राधा, क्या हो तुम? श्याम राधा के करीब आकर उसकी भैया में रोड देता है। बाबू क्या हुआ? मैं तुमको शातिर लगी क्या? जिस राधा को मैं जानता हूँ वो तो शातिर ही है। क्या? तो क्या तुम मुझको जानते हो बाबू? बोलो। श्याम राधा का सवाल समझकर सकपकाकर हाथ छोड़ देता है। राधा तुमको अंदाजा भी है या नहीं कि तुमने क्या खराब किया है? मेरी वो फाइलें कितनी जरूरी थी पता है तुमको? ये कागज तो तुमने धो दिए थे ना? हाँ फिर ये कैसे? अरे माना कि हम थोड़ी बुद्धू हैं, पर इतनी भी नहीं है बाबू कि कागज को धोते नहीं है ये भी हमको ना पता हो। पर ये चीज तुमको देने के बदले हमको क्या मिलेगा? हाँ। तभी श्याम राधा के हाथ से कागज छीनने की कोशिश करता है पर राधा उछल कूद करके उसके काबू में नहीं आती। पकड़ो मुझे बाबू, पकड़ोगे तो ही ये मिलेगा। पूरे कमरे में उछल कूद चल रही थी। हंसी की गूंज गूंज रही थी। लग रहा था जैसे राधा श्याम कितने ही पुराने दोस्त हों। बनारस की भूमि पर लग रहा था जैसे वृंदावन में होने वाली राधा श्याम की अटखेलियां इतनी मनोरम लग रही थी। तभी श्याम राधा की कलाई कसकर जकड़ लेता है और उसी के ऊपर गिर जाता है। श्याम राधा एक दूसरे की निगाहों में देख रहे थे। दोनों की दुश्मनियां आंखों के रास्ते से ही कहीं खो रही थी। बाबू तुम इतने अलग से क्यों हो? तुम्हारा छूना मुझे बुरा क्यों नहीं लगता? जबकि ये गलत है, नाजायज है, मगर तब भी लगता है कि मेरे इस बदन पर तुम्हारा ही हक है। कहीं वो हक मेरी दौलत देखकर तो मुझे नहीं दे रही हो तुम? उठो अब। दोनों उठ बैठते हैं। इससे पहले तुम इन कागजों को भी खराब कर दो, मैं हिसाब लगा लेता हूँ। ओफो कितना मुश्किल है ये सब। तभी राधा कागज को देखती है और कैलकुलेटर उठाकर टिक टिक करके सारी गणना एकदम से कर देती है। लो बाबू तुम्हारा टीम बच गया। श्याम देखता है कि सारी कैलकुलेशन एकदम सही है, वो भी इतनी फास्ट करने पर भी।
मगर कैसे? मुझे तो इन टेढ़े मेढ़े अंकों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। पढ़ी लिखी ना हुई तो क्या बाबू, उंगली पर गिनती तो कर ही लेती हूँ और हिसाब किताब तो जानती ही हूँ। पर पता है बाबू, अगर मैं पढ़ाई करती ना तो मैं ये हिसाब किताब ही सीखती, बहुत बड़े लेवल पर। मुझे बड़ा पसंद था पढ़ना। पर क्या राधा, बोलो तो, पर क्या? इतना अच्छा तो कर रही हो तुम, फिर क्या दिक्कत है? पर बापू ने कहा लड़कियां पढ़ती नहीं, चौका संभालती हैं, और फिर मुझे चौका संभला दिया। पर चौका हो या ये टिक टिक, मैं सब में अव्वल हूं ना बाबू। बोलो कैसा लगा इस राधा रानी का दिमाग? श्याम राधा की बात सुनकर उसे एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। किस्मत उससे सब छीन तो रही थी, मगर फिर भी उसे ज्यादा शिकायत नहीं थी। होठों पर एक बेफिक्री सी मुस्कान थी। श्याम की आंखों में राधा को देखकर आंसू आ गए थे और राधा को गले से लगा लेता है। कभी कभी तुम पर तरस या क्रोध नहीं, बस प्यार आता है राधा, बस प्यार। क्या करूं, चाहे कितनी भी नफरत कर लूं तुमसे, मेरा पहला प्यार तो तुम ही रहोगी ना, हमेशा तुम ही। क्या हुआ बाबू? और श्याम बिना कुछ बोले वहां से बाहर आता है तो कांता ने बाहर श्याम की दोस्त और उसके परिवार को बुलाया हुआ था। अरे विशाखा तुम, अरे अंकल आंटी आप दोनों। हाँ बेटा, ये तेरी शादी के लिए आए हैं, तेरी और विशाखा की शादी के लिए। क्या? पर मुझसे एक बार पूछते तो सही। अरे लल्ला, हम जो तेरे लिए करेंगे वो क्या गलत करेंगे? तू ही बता। इतनी प्यारी लड़की है हमारी विशाखा, रूप की धनी, परिवार से बड़ी धनी। तभी राधा भी बाहर आ जाती है। और ये तो रंग में भी गोरी है बेटा, देख तो कैसी दूध जैसी है। तुझे भी तो गोरी लड़कियां ही पसंद है ना? श्याम राधा की ओर देखता है और हाँ कर देता है। ठीक है, शादी मंजूर है, मगर मेरी शर्त है कि मैं विशाखा से 2 दिन के भीतर सगाई शादी दोनों करूंगा। ये फैसला सुनकर सब एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। अरे तो ये भी कोई समस्या की बात है? अरे जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी अमावस्या भी। कांता राधा की ओर देखकर मुंह बनाती है। अब मेरा श्याम उस नौकरानी के फेर से निकल जाएगा। जब खुद की बीवी होगी तो बाहर उसे भूख नहीं मिटानी पड़ेगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। राधा किचन में काम कर रही थी, तभी विशाखा वहां जाती है। तुम तो रुद्रपुर से हो ना? राधा नाम है ना तुम्हारा? हाँ, पर तुम मुझको कैसे जानती हो जी? मैं तो तुम्हें और तुम्हारी दोस्त जुगनी को भी जानती हूँ। राधा यह सुनकर हैरान थी। क्या आप जुगनी को भी जानती हो? मगर कैसे बहन जी? ओ प्लीज, बहन जी तो तुम हो राधा रानी। तुम शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। याद करो, मुझे ध्यान से देखो, हम साथ में खेले हुए हैं। राधा विशाखा का चेहरा ध्यान से देखती है तो उसे 10 साल पहले की बात याद आती है, जब तीनों लड़कियां किशोरियां थी। गलियारे में जमीन पर पिट बनाकर 2 लड़कियां खेल रही थी, जो कि राधा और जुगनी थी। सस्ती फ्रॉक और तेल चुपड़कर 2 चोटियां बनाई दोनों लंगड़ी टांग से खेलती हुई हंस रही थी। तभी वहां उनके पड़ोस में रहने वाले जमींदार की बेटी विशाखा वहां आती है। खुले लहराते बाल, सुंदर सी अमीर दिखने वाली लड़की महंगी फ्रॉक पहने इठलाती सी आ रही थी। देखो, मेरे डैडी विदेश से मेरे लिए डॉल लाए हैं। देखो तो कितनी सॉफ्ट है। रात को इसे साथ लेकर सोती हूँ तो बड़ी मीठी नींद आती है। तुम इतनी बड़ी होकर भी गुड़िया के साथ क्यों सोती हो? ओह प्लीज यू गवारन, तुमको क्या पता? तुम्हारे घर में सबके पास जितना पैसा होगा उतना तो सिर्फ डॉल का है, पर डॉल तुम्हारे नसीब में नहीं। सिर्फ ये पत्थर के साथ पिट्ठू खेलना है। लंगड़ी बनो और गधे की चाल चलो, तबड़क तबड़क। पर तुमको देखकर तो लगता है कि तुम रात को सोते हुए अंगूठा भी चूसती होंगी। राधा, इसकी गलती नहीं है, बेचारी बड़ी ही नहीं हो पाई। ये सुनकर विशाखा को गुस्सा आता है और वो जुगनी को मारने उस पर झपट पड़ती है, पर राधा उसे दबोच लेती है। तीनों लड़कियों में गुत्थम गुत्था हो जाती है। कभी वह राधा की चोटी खींचती तो कभी जुगनी की। कभी राधा और जुगनी उसके लंबे बाल पकड़कर खींचने लग जाती और तीनों लड़ते झगड़ते थक कर बैठ जाती और अपने बिखरे बाल समेटते हुए बोलती हैं, मामा सही कहती हैं, तुम जैसी लड़कियों का भविष्य फिर ऐसा ही बन जाता है। कोई गवार सा लड़का तुमको ब्याह ले जाएगा और फिर दोनों ऐसे ही करोगी, और मुझे कोई मुझ जैसा लड़का मिलेगा जो मुझे पलक ऊपर बिठा कर रखेगा। विशाखा मैडम की बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। अरे तुम्हें क्या पता, मैं कुंडली मेरे हाथों से ही लिखूंगी विशाखा रानी। मेरा जो पति होगा वो बनारस का सबसे रईस सेठ का बेटा होगा। जितने तेरे सिर पर बाल है ना, उतने तो मेरे पास कपड़े होंगे। जितने तेरे पास कपड़े हैं उतनी उसके पास गाड़ियां होंगी। जितना तुम पूरे साल में कमाओगी उतना वो मुझ पर एक दिन में खर्चेगा, समझी? तू राधा को जानती नहीं है, राधा की शादी अमीर से होगी, देख लेना एक दिन। ये सुनकर विशाखा हंसते हुए चली जाती है और कुछ दिनों बाद विशाखा ने रुद्रपुर छोड़ दिया था। बरसों बीत गए, राधा जुगनी भी उसे भुला चुके थे।
आज 10 साल बाद विशाखा राधा के सामने खड़ी थी। तो राधा रानी, पहचान गई होगी तुम मुझे? राधा अपनी बात याद कर खुद ही शर्मिंदा हो रही थी। वैसे सुना मैंने तुम्हारी दोस्त जुगनी को तो उसके पति ने छोड़ दिया और तेरा भी केस बड़ा फेमस हुआ था राधा। तभी वहां श्याम भी आ जाता है। केस? कौन सा केस? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम क्या राधा को जानती हो? जानती हूँ, अरे हम तो बचपन के दोस्त रहे हुए हैं। देख लो श्याम, ऐसे लोगों से भी दोस्ती रही है मेरी। वैसे तुमको पता है, राधा हमेशा कहती थी कि एक दिन वो बड़े घर में जरूर पहुंच जाएगी, जहां नौकर चाकर, गाड़ियां, कपड़े और एक बहुत अमीर पति होगा। विशाखा, छोड़ो पुरानी बातों को, हम बच्चे थे। हाँ, बड़ी आई बच्ची। 15 साल के थे हम सब। वैसे बात तो सही थी, घर तो बड़ा मिल ही गया ना तुमको। यहाँ की रानी ना सही, नौकरानी तो तुम बन ही गई हो, है ना? क्या विशाखा, तुम भी ना। चलो अब अपने कमरे में चलकर अपनी बात करते हैं। श्याम विशाखा चले गए थे, पर राधा का मन उदास हो गया था। रानी बनने के सपने में ना किसी की बीवी बनी, ना ही प्रेमिका, सिर्फ इस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। कांता श्याम के पास जाती है। बच्चों, जब शादी 2 दिन में ही है तो विशाखा तुम अपने परिवार के साथ यहीं रुक जाओ, हम सारी तैयारी यहीं कर लेंगे। वाह मम्मी जी को तो ठंडक ही मिल गई बहू के मुंह से ये सब सुनकर। राधा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे विशाखा को श्याम के करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राधा बीच में आ पड़ती है। माँ जी, आज आपकी पसंद का कुछ बना दूं क्या? आ गई कबाब में हड्डी। हाँ। अरे इतनी भी समझ नहीं है घर की बहू को कैसे लाड-चार किया जाता है। अरे तू क्या सिर्फ मेरी बाई है? सुन बेटिया विशाखा, आज से ये राधा तेरी पर्सनल काम वाली है, ठीक है? और अब से सब कुछ तेरी ही पसंद का बनेगा, ठीक है? विशाखा खुश होकर श्याम से लिपट जाती है। राधा के चेहरे पर इसकी तकलीफ दिख रही थी। ये देख श्याम को मजा आ रहा था, मगर राधा को तो विशाखा का घमंड तोड़ना ही था। रात का समय होता है, सब सो जाते हैं। तभी श्याम के दरवाजे पर खटखट होती है। वह नींद में दरवाजा खोलता है तो वहां राधा खड़ी थी। तुम इतनी रात को? राधा श्याम के चेहरे पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी खुद ही उतारकर श्याम के गले लग जाती है और उसे बिस्तर पर लेटाकर उस पर सो जाती है। श्याम भी नींद में ही राधा को थामकर सो जाता है। सुबह होती है। राधा श्याम 2 जिस्म एक जान की तरह एक दूसरे से लगकर बड़े ही सुकून से सो रहे थे। उधर कांता विशाखा को जूस का ग्लास देती है। जा बेटिया, अब से अपने पत्नी होने की ट्रेनिंग शुरू कर और शाम को जूस दे आ। विशाखा जाकर श्याम के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसके हाथ से जूस का ग्लास गिर जाता है। राधा श्याम के आगोश में, वो भी आधे कपड़ों में। क्या राधा सिर्फ विशाखा से बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी, या फिर राधा का भी दिल श्याम पर आ चुका है? विशाखा के हाथ से जूस का ग्लास गिरता है और कांच के शोर से कांता और फगुनिया भी वहां आते हैं। अरे लड़की, सुबह सुबह कांच तोड़ दिया। पता भी है शादी के घर में कितना बड़ा अपशकुन होता है। ऐसा क्या हो गया जो अब तू बुद्ध बनकर खड़ी है? कांता की नजर अंदर पड़ती है और वो भी फगुनिया को इशारे से अंदर का नजारा दिखाती है। माँ जी देखो नजारा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। विशाखा दरवाजे पर खटखट करती है और श्याम की नींद खुलती है। श्याम देखता है कि राधा उसके सीने से लिपटकर सो रही है। सामने विशाखा, बगल में राधा। ये देख श्याम छटपटाकर खड़े उठते हैं। राधा की नींद भी खुलती है। वह अंगड़ाई लेकर उठती है और श्याम को देख मुस्कुराती है। गुड मॉर्निंग बाबू, कल रात शायद सबसे अच्छी नींद आई है ना? अब मैं मेरे कमरे में जाती हूँ। सारे दिन आपके कमरे में थोड़ी ही रह सकती हूँ। कहीं विशाखा बहन ने देख लिया तो खामखा बात पड़ जाएगी। धत। और राधा इठलाती हुई उठकर दरवाजे की ओर आती है तो सामने विशाखा को देख चौंकने का नाटक करती है। ओह, वो दीदी जी, वो साहब को मेरे साथ ही सोने की आदत है ना, पर साहब ऐसा आपसे नहीं करेंगे। अब तो तुम आ जाओगी तो मेरी क्या जरूरत? क्यों बाबू, मेरी क्या जरूरत तुमको? सही बोली ना मैं? चलो मुझे अब जाना है। हटो हटो सब, जगह तो मुझको। राधा तो अपनी बाजी चलकर वहां से निकल लेती है, पर विशाखा वही खड़ी सवालिया नजरों से श्याम को देख रही थी। बदतमीज लड़की, इसकी हेकड़ी तो मैं अभी 2 मिनट में निकाल दूंगी। अरे तू रुक कांता, इन बूढ़े हाथों में च्यवनप्राश की अब भी इतनी जान है कि छड़ी मारकर उसकी हड्डियां ना डबल रखती तो मेरा नाम भी फगुनिया नहीं, और फिर कुल्टा को घसीटते हुए घर के बाहर कचरे में फेंक दूंगी। हमारे घर के बेटे के बिस्तर में आकर खुद सेठानी बनना चाहे है। हाँ नहीं तो तू रुक विशाखा बेटा, मन छोटा मत कर, उसका इलाज मैं अभी करके आती हूँ। और तभी विशाखा फगुनिया का हाथ थामकर उसे रोक लेती है। नहीं दादी रुक जाओ, कुछ मत करो आप। वो लड़की श्याम की कुछ ज्यादा ही खास लग रही है। तभी देखो तो इसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं नजर आ रहा।
ना ही कोई सवाल है, बस एक ही तस्वीर आ रही है, आधे कपड़े पहने उस राधा की। विशाखा बस करो। चिल्लाओ नहीं मुझ पर। तुमसे ब्याह कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी अय्याशियों को भी सीने से लगा लूं। तुम्हें तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना, तो फिर क्यों उसको हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखते हो? निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते बाहर? बोलो। और श्याम पलटकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी श्याम को ट्रेन से हाथ देते हुए लहराते बालों वाली राधा ध्यान आती है। हाँ, लब पर एक लफ्ज है आधा आधा, ढूंढूं तो मुख से निकले केवल राधा। ये मुझे क्या हो रहा है? जिससे नफरत है उसी का नाम जुबान पर क्यों क्यों क्यों? रहने दो मम्मी जी, नौकरानी है, रानी तो कभी बन ही नहीं सकती ना। समझ लूंगी कि बाबू की नौकरों में खास दासी है राधा रानी। अब गिरे हुए को और कहाँ गिराए, जाने दो, मैं देखती हूँ उसको। उधर राधा अपने कमरे में जाकर खूब हंसती है और हंसते हंसते उसकी आंखें भर आती हैं। अगर मेरी किस्मत ने मुझसे सुहागन होना छीन लिया तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो ये जिंदगी नहीं मांगी, राधा होने को तो श्याम की ही थी सारी उम्र, मगर मेरे हिस्से तो श्याम भी आधा ही आया। मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है विशाखा, पर ना जाने क्यों जैसे ही बाबू और तुम्हारी एक होने की बात सुनती हूँ तो कलेजा चीर जाता है। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। पर क्यों? मेरा और बाबू का तो कोई मेल भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और तभी विशाखा लाल पीली होकर राधा के पास आती है। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो राधा रानी। मेरे और श्याम के बीच आकर खड़ा होना चाहती हो, मगर तुम शायद भूल गई हो, राधा श्याम का कितना भी होना चाहती है, मगर श्याम आखिर में रुक्मणी का ही हुआ था। तो तुम्हें जितनी एड़ी चोटी का जोर लगाना हो लगा लो, पर श्याम का विवाह तो मुझसे ही होकर रहेगा। ये सुन राधा मुस्कुराती है और विशाखा का चेहरा सहलाती है। नारी सखी, मैं कौन होती हूँ तुम्हारे बीच में आने वाली? मुझे तो मेरे इन हाथों की लकीरों ने ही जिंदगी के किनारे फेंक दिया है। हाँ, बचपन की बात का बस बदला लेना चाहती थी, वो मैं कर चुकी हूँ, मगर अब नहीं। जो मेरा है ही नहीं उसे हासिल करने की कैसी जिद? मैं अपना बिस्तरा बंद कर अभी यहाँ से निकल जाती हूँ। तो फिक्र मत कर विशाखा, धूमधाम से बाबू से शादी कर। और हाँ, मेरे पास तुझे ये नकली कंगन देने के सिवा और कुछ है भी नहीं। राधा अपने कंगन खोलकर उसे पहना देती है और वहां से जाने लगती है। क्यों जा क्यों रही है? मुझे ब्याता नहीं देखेगी? अभी खुद ही तो बोली कि बीच में नहीं आएगी, तो फिर साइड में खड़ी होकर फूल भी नहीं फेंकेगी क्या? बोल, जब बचपन में दोनों ने एक साथ ही फैसला लिया था ब्याह का, तो एक सखी के ब्याह को देख तो सही राधा रानी। और वैसे भी तेरे ना होने पर यहाँ किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे अच्छा है शादी का लड्डू ही चख ले। ये सुनकर राधा विशाखा की ओर पलटती है। और यहाँ मेरी दोस्तों की लिस्ट में तू अकेली ही तो शामिल है, तो फिर क्यों ना हमारी सुहाग की सेज भी तू ही सजाए श्याम के बिस्तर पर। याद है ना वो बिस्तर जहाँ अक्सर तुम दोनों सोया करते थे? याद है ना? विशाखा तो अभी भी मीठी छुरी बनकर राधा की भावना को रेद रही थी, पर राधा ऐसा करने के लिए हाँ कर देती है। तो क्या मैं जुगनी को भी शादी में बुला सकती हूँ? अरे अमीरों की शादी है, एक की जगह दो गरीब जीम लेंगे तो कंगाली थोड़ी ही आ जाएगी। तो जुगनी जुगनू जगुना किसी को भी बुला ले, मन छोटा मत कर और सजावट जम कर दे बस। राधा फोन लेकर श्याम के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। श्याम खिड़की के पास ही खड़ा था। वो विशाखा दीदी ने आपकी सेज सजाने के लिए कहा था। और राधा बिस्तर के सलवटे निकालती है। चादर फिर से बिछाकर हाथों से ठीक कर ही रही थी कि उसे वो दिन याद आता है जब श्याम इसी बिस्तर पर उसे सुला रहा था। और एक के बाद एक दिन ऐसे गुजर गए कि राधा को श्याम की आदत लग गई। ये जान राधा की आंखों से आंसू छलक कर बिस्तर पर गिरते हैं। कहानी सच हो या झूठ, किरदार अगर राधा श्याम का है तो मोहब्बत अधूरी रह ही जाती है। हाँ, जो बेचैनी मुझे हो रही थी वो मोहब्बत ही है। क्या राधा तुझे प्यार भी हुआ तो एक ऐसे शख्स से जिससे बदले में शायद प्यार कभी ना मिलेगा, या फिर जो तेरे सपने में भी नहीं हो सकेगा। राधा श्याम का मिलन एक बार फिर अधूरा रह गया, फिर अधूरा रह गया। राधा की सुबकियां सुनकर श्याम पलटता है और राधा को इत्मीनान से मन लगाकर काम करते हुए देखकर चिढ़ जाता है। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये नाटक? बाबू, नाटक कैसा? मैं तो बस आपकी और विशाखा की सुहाग की सेज सजा रही हूँ, इसमें कैसा नाटक? सेज? वही सेज ना जिस पर कल रात को अपनी मर्जी से तुम खुद सोने आई थी? वही सेज ना जिसे तुम खुद कल अपने प्यार के चुम्बन से सजा रही थी, जब मेरे सीने से लगकर रात भर मुझे चूम रही थी? वही से सजाओगी? कहो। बस बाबू, ये सब क्या बोल रही हैं आप? श्याम आकर राधा को पीछे से जकड़ लेता है और उसकी कलाइयों को जोर से थाम लेता है। क्यों आई थी कल अपनी मर्जी से तुम? विशाखा को जलन महसूस कराने या अपनी जलन शांत करने? बताओ, क्यों आई थी?
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो बाबू। हाँ, जाने दिया, जाने दूंगा। आज मेरे मंडप के ठीक पास तुम बैठोगी, मेरे पूरे फेरे देखोगी और फिर मैं तुमको जाने दूंगा। कैसा लगेगा राधा मेरे फेरे देखकर? आपकी और मेरी सखी की शादी होगी तो अच्छा ही लगेगा बाबू। श्याम ये जवाब सुनकर राधा को और कसकर जकड़ लेता है और उसके गर्दन से अपने होठों को लगाकर राधा को चूमता है। अच्छा लगेगा। सच बताओ, क्या इतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा अभी मेरी बाहों में आकर लग रहा है? किसी और को मेरी बाहों में मेरे इस बिस्तर पर पाकर तकलीफ नहीं होगी तुमको राधा? बाबू छोड़िए मुझे, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? तकलीफ होगी, है ना? श्याम अचानक राधा के बाल जकड़ लेता है और उसे दर्द देता हुआ कहता है, पर तुम कहीं जाओगी नहीं राधा, यहीं रहोगी मेरे इसी जंगल में, जहाँ हर रोज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। पर कैसे जानती हो? जब तुम्हारी आंखों के सामने विशाखा पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। पर मुझे तुमसे क्या, तुम तो बस नौकरानी हो, एक रखेल, और क्या। और श्याम राधा को बिस्तर पर धकेल कर वहां से चला जाता है। राधा बेचारी वहीं फूलों पर पड़ी पड़ी रोती है। बाबू, क्या मुझे इस घर में अपना खिलौना बनाने के लिए लाए थे? मैं तो प्यार कर बैठी तुमसे, पर तुम जो करते हो उसे क्या नाम दूं? ये प्यार है, जुनून है, नफरत है, या कोई चिढ़ है मुझे लेकर जो तुमको सताती है? राधा आंसू पोंछकर उठती है और आगे का काम करती है। तभी उसके हाथ किताबों वाली जगह लगता है और वह खुफिया दीवार वहां से खुल जाती है। राधा हैरानी से उस दरवाजे के अंदर घुसती है और वहां की बत्ती जलाकर जब शाम का वह सीक्रेट कमरा देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सब क्या है और कैसे? उस कमरे में दीवार जितने बड़े बड़े राधा के पोस्टर्स, बड़ी तस्वीरें, हर कोने में सिर्फ राधा ही राधा थी, सिर्फ और सिर्फ राधा। जिनमें कुछ तस्वीरें ट्रेन के सफर की तो आजमगढ़ मामा के घर के बाहर की हर जगह की थी। मगर ये सब आखिर है क्या? बाबू के पास मेरी इतनी तस्वीरें, इसका मतलब बाबू हर कदम पर मेरा पीछा कर रहे थे, पर क्यों? राधा के जहन में सवाल शांत होने की बजाय उठ ही रहे थे कि तभी वह एक तस्वीर देखती है जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का था। पर ये तस्वीर भी यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी गुत्थी सुलझानी होगी। मुझे देखना होगा इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से है। और राधा वहीं और छानबीन करने लगती है। वह सवालों के जवाब ढूंढ रही थी और रो रही थी। उधर कांता श्याम से कहती है, श्याम बेटा, ये रहे बहू के जेवर। घर में सब काम खुले में हो रहा है तो ये कीमती जेवर तो तू सेफली अपने रॉकर में रखा। उधर श्याम जेवर लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था और राधा अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। तभी राधा के हाथ में श्याम के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। थोड़ा बहुत तो टूटा फूटा पढ़ना जानती ही हूँ, देखो तो माजरा क्या है। राधा कागज बाहर निकालती है और उस पर नाम पढ़ती है, माधव श्याम प्रसाद। माधव? पर ये कैसे हो सकता है? राधा के हाथ से कागज नीचे गिरते हैं और तभी पीछे खड़ा श्याम हंस देता है। श्याम की घूरती आंखें राधा की डरी हुई आंखों में झांक रही थी। राधा घबराकर पलटकर देखती है और ध्यान से श्याम का चेहरा देखती है। तुम्हारा चेहरा बाबू? मैं याद दिलाता हूँ मैं कौन हूँ। माधव याद है तुमको? और राधा अपनी यादों में चली जाती है। जब जुगनी, राधा और विशाखा बचपन में सहेलियां थी तो उसी जगह एक और लड़का रहता था, माधव नाम का। राधा, वो जो लड़का है वो हमेशा पेड़ से छिप कर हमें देखता है। आज तो उसको पकड़ कर ही रहेंगे। पूछूं तो आखिर हम में से देखता किसको होगा? अरे ऑफ कोर्स, मुझे तुम जैसी गवारिनों को कौन देखेगा। और राधा, तेरा रंग तो काला है, तुझे तो कोई भी देखने से रहा। वो क्या गाना है? लाडो मुझे मन क्यों मेरा रंग काला, तेरा रंग काला हो रंग काला। और बातों बातों में जुगनी पेड़ के पीछे खड़े माधव को धर पकड़ लेती है। अबे कौन है तू और क्या झांकी है? माधव। जुगनी की आवाज से बड़े लोग इकट्ठा होने लगे थे कि तभी राधा माधव का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। जुगनी, लड़कपन में की गई गलती की ऐसी भी सजा नहीं दे कि बेचारा ये गरीब लड़का पिट जाए। इसकी हालत देखो, पहले से ही फटीचर लग रहा है। और राधा उसकी जेब में 10 का फटा सा नोट रख देती है। ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा माधव, चल जुगनी। और सब दोस्त चले जाते हैं। माधव को राधा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और फिर आज राधा ने उसका हाथ छुआ। ये देख तो माधव दीवानों की तरह बस राधा का ही नाम जपने लगा। मेरे लब पर केवल 2 ही बोल गूंज रहे हैं, राधे राधे। और उस दिन से राधा को माधव के प्रेम पत्र मिलने लग गए। राधा किशोरी से जवान हो गई, तब भी उसे माधव के प्रेम पत्र मिलते जा रहे थे। माधव ने वह जगह छोड़ दी थी तो राधा उस तक जा नहीं सकती थी। समय बीतता गया। अब राधा के लिए माधव का प्रेम सर दर्द बन चुका था। राधा जवान हो रही थी और उसके लिए रिश्ते देखने शुरू हो चुके थे। एक दिन राधा और जुगनी साथ बैठे थे।
यार जुगनी, बहुत जी लिया यार गरीबी में। अब तो मुझे भी अमीर बनना है। बस एक अमीर लड़की से शादी करके सेठानी बनना है, सेठानी। सोच, फिर मेरे भी नौकर होंगे, मेरे पास भी ढेरों जेवर होंगे, इतना पैसा होगा कि पर्स में भी नहीं आएगा। मैं भी मैडम की तरह परस लगाकर घूमूंगी। और राधा अपने ही ख्यालों में खुश थी। तभी एक दिन राधा को अनजान फोन आता है, जो कि माधव का था। राधा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। राधा, याद है वो पहली मुलाकात जब तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे बचाया था? अब मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुमको सारी जिंदगी बचाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। पर ऐसा क्या है कि तुम मुझसे इस दीवानगी तक प्रेम करते हो माधव? माधव ने तो राधा को हमेशा ही प्रेम किया है ना। भले ही राधा माधव एक ना हो सके, पर जग में नाम तो एक साथ ही लिया जाता है। अगर ऐसा है माधव, तो मेरे घर रिश्ता भिजवा दो। सच राधा, मैं भी दादाजी और माँ के हाथ मेरा रिश्ता भिजवाता हूँ तुमको। अभी चलता हूँ, बहुत तैयारी करनी है। एक मिनट माधव, सुनो, तुम अमीर तो हो ना? अमीर? हाँ राधा, प्रेम के मामले में मुझसे अमीर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। बरसों का यह अधूरा प्रेम अब जाकर पूरा हो रहा है। माधव फोन रखता है। उसके हाथ में वही 10 का नोट था जो राधा ने उसे बचपन में दिया था। माधव उसे चूमता है। अरे श्याम बेटा, इतना खुश नजर आ रही हो, कहीं राधा से तो बात नहीं हो गई? ये सुनकर माधव शर्माकर अपनी माँ के गले लगता है। माँ, अब समय आ गया है अपनी बहू को घर ले आने का। आप और दादू जाओ और उसे ले आओ। सच मुन्ना, भगवान ने मेरी सुन ली। हमेशा तेरे होठों पर एक ही नाम की तड़प देख तेरी माँ भी कहाँ खुश रहती थी। हम कल ही जाते हैं। पर माँ, एक चीज, ये मेरा बायोडेटा है, इसमें मैं गरीबी हूँ, चपरासी की नौकरी करने वाला माधव। तो आप लोग भी थोड़ा सादे बनकर जाना। राधा को मैं बिना किसी आकर्षण को दिखाए लाना चाहता हूँ। उसे अमीर लगे तो सिर्फ मेरा मन, जिसमें बसी है सिर्फ राधा। माधव अपने आलीशान घर में आज बहुत खुश था। और कल उधर राधा के यहाँ लड़के के स्वागत की तैयारी होने लगी थी। और इधर माधव का परिवार नकली गरीब बनकर गाड़ी में बैठते हैं। माधव ही गाड़ी चला रहा था। अरे बेटा, तू भी चल रहा है? हाँ, बस आपको छोड़ दूंगा और दूर से अपनी राधा को निहार लूंगा। बरसों से उसे देखा तक नहीं है। माधव राधा के घर के पीछे गाड़ी लगाता है और कांता माधव के दादा मुरारी के सामने घूंघट करके अंदर चली जाती है। इमरती और दयाराम उनका स्वागत करते हैं। माधव घर के बाहर खड़ा होकर खिड़की से सब देख रहा था। बहन जी, आपने ये घूंघट क्यों किया है? मेरा ससुरा साथ बैठा है ना, आप मुझे चाय घूंघट के नीचे से दे दो। अब तो ऐसे पानी पीने की प्रैक्टिस हो गई है बहन जी। शाबाश माँ, अच्छा कर रही हो। पर मेरी राधा नजर क्यों नहीं आ रही? और तभी जुगनी राधा को तैयार करके लाती है। सांवली सूरत पर छोटी सी बिंदी राधा को भरपूर सुंदर बना रही थी। राधा को देखते ही माधव का दिल मुंह को आ गया था और वो एक बार फिर से उससे प्रेम कर बैठा। जी नमस्ते, आ गए आप सब? माधव नहीं आया? अरे बिटिया, उसकी तो पहले से ही हाँ है, एक बार तू भी हाँ कर दे। पर बिटिया, पहले हमारे गांव के लड़के को चाय तो पकड़ाया। बेचारा रास्ता दिखाने साथ तो आया, मगर बाहर ही खड़ा हो गया। माधव अपने माँ का ये एफर्ट देखकर फूला नहीं समाता और तौलिए से झट से मुंह ढक लेता है। राधा चाय लेकर बाहर आती है और माधव को बोलती है, जी चाय समोसा ले लीजिए, और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। माधव अपने प्यार को ठीक सामने पाकर मंत्रमुग्ध हो गया था। आज उसका सपना उससे बस 2 कदम की दूरी पर था। माधव कप लेने के बहाने हल्का सा राधा को छूता है और राधा चली जाती है। राधा माधव की फाइल उठाती है और देखती है। पागल, ये तस्वीर वही वाली लगाई है जो पहले दिखता था। कितना शर्माता है माधव माँ जी। पर अचानक राधा की आंखें फटी रह जाती हैं। राधा फाइल बंद कर फाइल फेंक देती है और वो सदमे से बोलती है, नहीं, मुझे मंजूर नहीं है ये रिश्ता। मेहरबानी होगी कि बिना तमाशा बने आप लोग चले जाएं। फिर बिटिया हुआ क्या? मेरा बाप भी चपरासी और पति भी चपरासी। अरे मैं तरक्की कब करूंगी? क्या पूरी जिंदगी में गरीब ही रहूंगी? माधव का दिल ये सब देखकर चूर चूर हो गया था। वह बाहर खड़ा रो रहा था। उसकी जीवन संगिनी अब उसे पिशाचनी जैसी प्रतीत हो रही थी। पर बिटिया, बहुएं तो गृह लक्ष्मी होती हैं। तेरे कदम पड़ेंगे तो 4 पैसे और आएंगे। अच्छा, आप तो बोलो ही मत। ससुर के सामने घूंघट से निकल नहीं पा रही हो, मुझे गृह लक्ष्मी की दुहाई दे रही हो, और 4 पैसों में ये जो चाय पी रही हो वो भी नहीं आती। अम्मा जी, मेरा फंडा साफ है, शादी उसी से जिसके पास भरपूर पैसा हो। राधा बेटा, इतना गुरूर ठीक नहीं है। तुम्हें खुद में ऐसे क्या गुण है कि लक्ष्मी तुम तक चल कर आएगी? अरे उसके लिए भाग्यशाली बनना पड़ता है। पर तुम तो मुझे अभागन नजर आ रही हो। चलो बहू, यहाँ से चलते हैं। जाओ जाओ, गरीबों का एक टेम का खाना खिलाकर मुझे पुण्य तो मिल ही गया। वैसे भी जब मेरा अमीर पति होगा तो अपने बेटे माधव को बोलना मेरे यहाँ नौकरी कर ले।
और तब मैं रोज दिखाई भी दूंगी तो मन बहला लेगा। वो क्या है ना, केवल प्यार से पेट नहीं भरता, है ना। राधा माधव की कहानी सुनकर सदमे में चली गई थी। वह वहीं बैठकर रोने लगी। ये मैं क्या कर बैठी। हर लड़की प्रेम को तरसती है और मैंने उसी प्रेम को ठुकरा दिया। बहुत नीच हूं मैं, बहुत नीच। श्याम राधा पर वही 10 का नोट फेंकता है। याद है, ये नोट तुमने दिया था और इस नोट के चलते मैंने ये इतना बड़ा नाम कमाया। राधा, मेरी प्रेरणा थी तुम। जब कभी थकता तो आंख बंद करके सोचता, तुम मेरा हाथ थामे मुझे उस उलझन से निकाल रही हो और मैं चल पड़ता फिर से मेहनत करने। याद है, माँ ने कहा था प्यार से पेट भरा जा सकता है। मेरा पेट भी सिर्फ तुम्हारे प्यार से भरता था। मुझ पर विश्वास कर, एक बार तो हाथ थामती तुम मेरा। ये सब तुमने जानबूझकर किया था माधव। तुम कभी अनजान थे ही नहीं। तुम हमेशा से मुझे जानते थे ना। ट्रेन से लेकर बिस्तर तक तुम्हारी माँ वही घूंघट वाली औरत थी जिसकी मैंने बेइज्जती की थी। अब मैं सब समझ रही हूँ। ये सब कैसे शुरू हुआ, मैं सब जान गई। इन सब की वजह सिर्फ मैं खुद ही हूँ। राधा, जब तुम्हारी नजर दूसरी ओर होती थी, मैं तुम्हारा चेहरा निहार कर मेरी वाली राधा को ढूंढता था। जैसा कि मैंने खुद से वादा किया था कि तुम पैसों के बीच में रहकर भी कभी दुल्हन नहीं बन सकोगी। मैंने तुमको छुए बिना तुम्हें अपना बना लिया था। यही चाहता था मैं कि सब कुछ होते हुए भी तुम सुहागन बनने को तरसो। बस माधव बस। मुझे पता ही नहीं चला मैं अनजाने में कैसे बदल गई। जब मैं गरीब होकर गरीब से चिढ़ करने लगी थी तो मैं इंसान कहां से बची। तुमने मुझसे क्यों ही प्यार किया माधव। मैं तुम्हारे कतरे भर प्यार के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुमने दादू को खो दिया। मुझे माफ कर दो माधव, माफ कर दो। अब तो यूं लग रहा है मैंने जीकर सब बुरा ही किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई भी नहीं। जिसने मुझसे प्रेम किया अब वो मुझसे नफरत कर रहा है। यही मेरी हार है। मैं हार गई माधव, मैं हार गई। राधा वहां कांच का टुकड़ा पड़ा देखती है और झट से उठाकर अपनी कलाई काटने लगती है। जैसे ही श्याम उसकी कलाई से गिरता खून देखता है, उसकी सारी नफरत काफूर हो जाती है और वो राधा को रोक लेता है। राधा नहीं, छोड़ो उसे। ये तुम क्या कर रही हो? तुमको लग रहा होगा कि मैं तुमको चोट देकर खुश हूं। नहीं, मेरे साथ चलो, आओ। श्याम राधा को गोद में उठाकर बाहर लाता है। राधा देखती है कि पूरा घर सजा हुआ है। सामने मंडप है और दोनों ओर लोग खड़े हुए हैं। राधा और श्याम उनके बीच से जाते हैं तो वो उन पर फूल बरसाते हैं। तभी राधा की नजर विशाखा पर पड़ती है, जिसने नॉर्मल कपड़े पहने थे और उसके हाथ में दुल्हन का जोड़ा था। विशाखा, ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? श्याम की जोड़ी सिर्फ सांवली राधा संग जमती है, विशाखा संग नहीं। विशाखा राधा को ले जाकर दुल्हन बनाकर तैयार कर देती है। श्याम दूल्हा बन खड़ा था और उसके पास राधा आती है। तभी वह वहां अपना परिवार देखती है और वहां खड़ा बूढ़ा ग्यारसी और जुगनी भी देखती है। आप सब यहाँ? सब जमाई जी की कृपा है। इन्होंने हर कदम संभाला है हमें, तुझे बिना बताए। और जुगनी, ये तेरा काका? सब माधव की तैयारी थी। अब दोस्त को फंसाने के लिए थोड़ा तो साथ मैं भी दूंगी ना। बचपन से ही तेरी अमीरी का राग सुनकर तंग जो आ गई थी। मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खेल रहे थे, बम पिलाट कहीं की। पर माधव, वो मामा? नहीं राधा, वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। मेरी राधा को बाहर की दुनिया अगर नोचेगी तो मैं उसे फाड़ दूंगा। विवाह शुरू करें। और राधा और श्याम फेरे लेकर एक हो जाते हैं। श्याम सिंदूर लेकर उसकी ओर ले जाकर रुक जाता है। रुको मत माधव, तुमने जो सपना देखा है वही सपना मेरा भी है कि मेरा ब्याह उससे हो जो मुझसे प्यार करे। आज बन जाऊं मैं तेरी दुल्हन माधव, बन जाऊं मैं तेरी दुल्हन। राधा की मांग में श्याम के नाम का सिंदूर सज गया था और जो नहीं मिल सकते थे उनका असंभव मिलन हो गया था। और इस तरह कहानी के 2 किरदार अमर हो उठे। आप भी ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अमर कर दीजिए।